हाँ जी दोस्तों, तो अपने ऑडिट का जो बिल्कुल फ्री फास्ट ट्रैक बैच चल रहा है, हाँ जी बिल्कुल 100% फ्री फास्ट ट्रैक पूरा का पूरा आपको YouTube पे मिल जाएगा फ्री के अंदर। ठीक है, अपन उसके आज चैप्टर नंबर 15 दैट इट ओवरव्यू ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरस्टैंडिंग PSU उस पे पहुंच चुके हैं। सर जो अपना फ्री फास्ट ट्रैक बैच चल रहा है ना, उसके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज उसके अंदर ऐसी है कि अपना जो अंडरस्टैंडिंग पार्ट है वो तो बिल्कुल चल ही रहा है अच्छे से, अंडरस्टैंडिंग में तो अपन कोई कमी छोड़ नहीं रहे। प्लस अपना ना एक मेन चीज जिसके आई से अगर आपने एग्जैक्ट आंसर, एग्जैक्ट कीवर्ड, एग्जैक्ट पॉइंटर नहीं लिखे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, मतलब रट्टाफिकेशन भी आपको करना पड़ेगा। तो वो रट्टाफिकेशन की जिम्मेदारी भी मैंने मेरे ही ले ली है, मतलब आपको उस वीडियो चुपचाप देखते जानी है, दोनों यही होंगे, अंडरस्टैंडिंग रट्टाफिकेशन। ठीक है सर, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये अपनी उसी बुक का होगा जो पूरी की पूरी चार्ट टेबुलर फॉर्मेट के अंदर है, आपको दिख रही होगी कलरफुल वगैरह। और ये ओनली इसके अंदर ना पता है कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन एक साथ कवर है, आपको अलग अलग बुक रेफर करने की जरूरत ही नहीं है, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन एक साथ कवर है और दोनों मिला के ओनली 530 पेजेस समथिंग हो रहे हैं। ओनली 530 पेजेस में कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कवर है। जैसे ये ऊपर कॉन्सेप्ट हो गया, उसके जस्ट नीचे क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट है, सब यहाँ पे एक साथ कवर हो गया। ऐसे ये क्वेश्चन भी साथ में हो गया, नीचे कॉन्सेप्ट भी साथ में हो गया, तो इसीलिए पेजेस रिड्यूस हो गए। बाय करने तो नीचे में लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। बाकी चलो शुरू करते हैं। तो सर सबसे पहले पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ये क्या होता है? PSU वो होता है जो तो या तो गवर्नमेंट उसको ऑन करती है, गवर्नमेंट उसको या तो ऑन करती है या फिर गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती है, दोनों में से कुछ भी कंडीशन पूरी हो रही है तो PSU कहलाएगा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। फंडामेंटली या तो ऑन कर रही है गवर्नमेंट या फिर उसको कंट्रोल कर रही है। कौन सी गवर्नमेंट? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना, या फिर दोनों मिलके, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके। अब गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? गवर्नमेंट कंपनी कुछ नहीं भाई, जो 51% 51% पेड ऑफ शेयर कैपिटल जिसकी या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने या फिर दोनों ने मिलके जिसने 51% होल्ड कर रखा होता है किसी कंपनी का, तो वो गवर्नमेंट कंपनी हो जाती है। इंक्लूडिंग, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो सब्सिडरी होती है ना गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी, वो भी गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। गवर्नमेंट का सब्सिडरी भी गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। अब देखो भाई साहब ना, आपको पता होगा अब यार आपकी कंपनी से एक भी नहीं है, इसलिए हमेशा ध्यान रखना, PSU हो या फिर गवर्नमेंट कंपनी वगैरह हो, बाकी करने के इसके अंदर नहीं होता कि ऑडिटर वगैरह कौन अपॉइंट करता है, ऑडिटर को भेजता कौन है, निकालता कौन है, उन सब के अंदर अपन क्या पढ़ा हुआ है भाई? शेयर होल्डर या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जनरली। पर ना PSU और गवर्नमेंट कंपनी के केस में पूरा कंट्रोल किसका होता है? CNDG का होता है। ऑडिटर वगैरह, बुक्स ऑफ अकाउंट, सबका CNDG का कंट्रोल होता है। मतलब गवर्नमेंट कंपनी PSU केस में CNDG गवर्नमेंट को अपॉइंट, ऑडिटर को अपॉइंट करेगा, ऑडिटर को चेंज करेगा, रीअपॉइंट करेगा, ऑडिटर को कोई डायरेक्शन देनी है तो देगा, या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे प्रिस्क्राइब करने वो भी CNDG बताएगा। PSU गवर्नमेंट कंपनी में पूरा CNDG का गेम होता है, कंट्रोलर एंड जनरल, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है ना, कंट्रोलर एंड जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद अब ये बोल रहा है कि ना एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन कंपनी है, तो ना वो बोल रहा है कि अब ये लिस्टेड है BSE पे लिस्टेड है, इसलिए बोल रहा है कि लिस्टेड कंपनी है तो सेबी सब कुछ बताएगी इसके बारे में, CNDG का कोई अधिकार नहीं इस पे। भाड़ में जा, चाहे लिस्टेड हो कुछ भी, अगर गवर्नमेंट कंपनी तो सब कुछ CNDG ही संभालेगी, ये लिस्टेड है वो इररिलेवेंट है। भाई फ्रेमवर्क क्या होता है गवर्नमेंट ऑडिट के अंदर, मतलब CNDG का रोल क्या होता है? भाई कुछ भी नहीं है, पहले तो ये आर्टिकल लाइन वाइज देख लो, आर्टिकल बता रखे हैं, कुछ आर्टिकल है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आर्टिकल 148, 149, 150, 151 एंड और एक ये होल्ड ऑफ के 148, 149, 150, 151, इसके अंदर बस कुछ नहीं, अपन को लिखना है कि CNDG को अपॉइंट कौन करेगा, रिमूव कौन करेगा और काम क्या करेगा। CNDG को अपॉइंट कौन करेगा, रिमूव कौन करेगा और काम क्या करेगा। तो जो ऑडिटर जो अपॉइंट होता है ना, ऑडिटर जो अपॉइंट करता है वो भी CNDG ही अपॉइंट करता है गवर्नमेंट कंपनी के केस के अंदर ऑडिटर। तो भाई CNDG को कौन अपॉइंट करेगा और CNDG को कौन रिमूव करेगा और वो काम क्या करेगा? तो भाई CNDG को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसको रिमूव कब करते हैं? उसको करते हैं कभी भी कोई मिसबिहेवियर उसका प्रूव हो गया या इनकैपेसिटी प्रूव हो गई, तो उसकी जो सैलरी होती है वो भी पार्लियामेंट में डिसाइड होती है, वो भी पार्लियामेंट में डिसाइड होती है, मतलब सब अपर लेवल का काम है, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट वगैरह का, ठीक है। तो अपॉइंट कौन करेगा, रिमूव कौन करेगा, ये अपन यहाँ पे पढ़ लिया। वो काम क्या करेगा? वो कुछ नहीं भाई, वो बताए वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिलेटेड जितने भी यूनियन, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिलेटेड सारी ड्यूटी उसकी, पावर इन रिलेशन टू द अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड एनी अदर ऑथोरिटी, ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी होगी। अकाउंट्स, अकाउंट मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह रिलेटेड, वो सारी होगी
C&AG की। इवन वो नए नए फॉर्म वगैरह नई नई बुक्स भी प्रिस्क्राइब कर सकता है इनके बारे में। तो C&AG ना वो प्रेसिडेंट की एडवाइस के साथ मिलकर कि कौन सा अकाउंट्स यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट्स को मेंटेन करने वो भी वो बताएगा C&AG, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट तो उसके रिलेटेड होगा कि पावर इन रिलेशन टू द अकाउंट्स, और एक कुछ भी प्रिस्क्राइब भी कर सकता है बुक्स के रिलेटेड, ठीक है, प्रिस्क्राइब भी कर सकता है। तो अपन कौन करेगा, रिमूव कौन करेगा और काम क्या करेगा, काम करने के 2 हो गए। उसके बाद वो ऑडिट रिपोर्ट जो होती है ना C&AG की, वो प्रेसिडेंट को सबमिट होती है। अपने ऑडिटर C&AG को रिपोर्ट दे देता है ना जनरली, जो ऑडिट करे गवर्नमेंट कंपनी की, तो फाइनली वो रिपोर्ट प्रेसिडेंट के पास आती है, प्रेसिडेंट गवर्नर के पास जाती है, ठीक है ना। तो इसका काम होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जो भी ऑडिट वगैरह होती है, फाइनल रिपोर्ट प्रेसिडेंट गवर्नर के पास आती है। अब होल्ड ऑफिस रिमूव करेगा कब, मतलब या तो रिजाइन कर देगा, या फिर 6 साल या फिर 65 ईयर की एज, जब तक ही वो होल्ड कर सकता है ऑफिस। C&AG कब तक ऑफिस होल्ड कर सकता है भाई, या तो 6 ईयर या फिर अप टू द एज ऑफ 65 ईयर, 6 ईयर या फिर अप टू द एज ऑफ 65 ईयर, विचएवर इज अर्लियर। अगर उसको रिजाइन करना है तो कभी भी कर सकता है, प्रेसिडेंट को बता, प्रेसिडेंट को चिट्ठी देके या जो भी मेल वेल देके, ठीक है सर। तो ये रोल ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ C&AG हो गया। अपॉइंट कौन करेगा, रिमूव कौन करेगा C&AG को, उसका काम क्या होगा। अब ये 2 टॉपिक थोड़े ऐसे अलग दे रखे हैं कि कैटेगरी क्या होती है PSU की ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी, ये थोड़ा ब्रॉड व्यू हो गया, ब्रॉड व्यू कैटेगरी। अब ये एग्जैक्ट बता रखा है कि PSU के टाइप क्या होते हैं, टाइप ऑफ PSU। यहाँ पे कैटेगरी दे रखी है, यहाँ पे टाइप ऑफ PSU दे रखी है, मतलब कौन कौन सी कंपनियों की C&AG ऑडिट करता है, कौन कौन सी कंपनी की C&AG ऑडिट करता है। बाकी तो जनरली तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह ये लोग अपॉइंट करते हैं ना, बाकी यहाँ पे C&AG क्या के कौन कौन करेगा। तो सबसे पहले तो भाई, और कैटेगराइजेशन ऑफ C&AG जो भी डिपार्टमेंटल वाइज और पोस्टल सर्विस वाइज है वो एक साथ रख दिए। जितने भी डिपार्टमेंट वाइज है, रेलवे डिपार्टमेंट हो गया, पोस्टल डिपार्टमेंट हो गया, एक वो भी पब्लिक सेक्टर, मतलब वो भी तो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है ना, रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस वगैरह, तो एक वो कर दिया। एक तो सबसे पहले वो हो गया। फिर उसके बाद गवर्नमेंट कंपनी जो अपन ने पढ़ी थी, ऊपर ही पढ़ी थी, वो अलग है, एक गवर्नमेंट कंपनी। उसके अलावा कोई भी स्पेसिफिक एक्ट जो भी पार्लियामेंट वगैरह ने पास करा है, उसके लिए कोई भी अगर कंपनी वगैरह बनी है तो वो भी PSU की कैटेगरी में आती है। LIC हो गया, यूनिट ट्रस्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन एक्ट वगैरह हो गया, ये सारे तो एक स्पेशल एक्ट पार्लियामेंट ने पास करा है, उसके हिसाब से बन जाता है पूरा, ठीक है। तो भाई साहब फर्स्ट वाला तो अपने पढ़ा था, कोई भी डिपार्टमेंटल वाइज है, और पार्सल गवर्नमेंट की पार्सल एक्टिविटीज, रेलवे, पोस्टल, ये फलाना ढीकरा, गवर्नमेंट कंपनी है अपन को पता ही, और सेटअप का स्पेसिफिक एक्ट में हो जाए तो वो कैटेगरी ऑफ PSU हो गया। उसके बाद भाई टाइप ऑफ PSU क्या है, टाइप ऑफ PSU जो गवर्नमेंट जो C&AG ऑडिट में लगते हैं, C&AG ऑडिट के अंदर। अब भाई सबसे पहले नॉर्मल अपन ऊपर जो पढ़ा गवर्नमेंट कंपनी, वो गवर्नमेंट कंपनी नीचे पटक दो उठा के, गवर्नमेंट कंपनी ये वाली, ठीक है। अब एक तो एक कॉमर्शियल एंटरप्राइजेस गवर्नमेंट कंपनी की, और एक अपन ने यहाँ पे पढ़ा था ना कोई भी डिपार्टमेंट मतलब ऊपर वाले पॉइंट पे नीचे तोड़ फोड़ के रखा है। डिपार्टमेंट पढ़ा था अपन ने, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गया, ये डिपार्टमेंट हो गया, जैसे रेलवे, पोस्ट वगैरह। ये फर्स्ट वाला पॉइंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट डाला। सेकंड गवर्नमेंट कंपनी हो गई। थर्ड वाले के अंदर है गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, कॉमर्शियल एंटरप्राइजेस जो पैसे कमाने के लिए काम करती है। अब वही नॉन ऑटोनोमस बॉडी जो पैसे कमाने के लिए बात काम नहीं करती, नॉन कॉमर्शियल ऑटोनोमस बॉडी जो कोई भी गवर्नमेंट वगैरह कंट्रोल करती है जिसको, तो वो भी C&AG उसकी ऑडिट करेगा, वो भी PSU के अंदर आएगा। फर्स्ट वाला जो डिपार्टमेंट आता है वो पूरा का पूरा आ गया। फिर एक कॉमर्शियल एंटरप्राइजेस से गवर्नमेंट कंपनी, फिर उसके बाद नॉन कॉमर्शियल ऑटोनोमस, मतलब जो एक तो पैसे कमाने के लिए यहाँ पे कॉमर्शियल हो गई, एक पैसा ना कमाने के लिए नॉन ऑटोनोमस NGO टाइप वगैरह जो भी गवर्नमेंट वगैरह कंटिन्यू करती है। प्लस जो भी सब्सटेंशियली फाइनेंस है यूनियन या फिर स्टेट रेवेन्यू से, जो भी सब्सटेंशियली फाइनेंस है यूनियन या फिर स्टेट रेवेन्यू से सब्सटेंशियली फाइनेंस, ठीक है। तो ये C&AG इनकी ऑडिट करेगा, और ये टाइप ऑफ PSU के अंदर आएंगे। अब भैया बात आ गई गवर्नमेंट कंपनी। वैसे ये जनरल टॉपिक में मैं कम पढ़ाता हूँ, मतलब यहाँ पे इस चैप्टर में नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि कंपनी ऑडिट चैप्टर में होता है, पर तुम्हारे तो कंपनी ऑडिट चैप्टर भी उड़ गया भाई साहब अपने तो चलो इसको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं अच्छे से। गवर्नमेंट कंपनी की ऑडिट के केस में, जिसको कॉमर्शियल ऑडिट कहते हैं ऑफ कोर्स, तो C&AG का क्या रोल होता है, मतलब C&AG का कितना अधिकार है, वो कहाँ कहाँ पे इंटरफेयर करेगी, क्या क्या करेगी गवर्नमेंट ऑडिट के केस के अंदर। तो भाई उसके अंदर मेन बात तो ये है, जैसे अब यहाँ पे C&AG का रोल बताओ गवर्नमेंट कंपनी के अंदर, तो C&AG ना अपॉइंट भी वही करेगी ऑडिटर को अपॉइंट भी वही करेगी, ऑडिटर को डायरेक्शन भी देगी कि तेरे को ऑडिट कैसे कैसे करनी, कुछ स्पेसिफिक चीज करानी तो वो बताएगी ऑडिटर को कि भाई ये करना है। तो ऑडिटर को अपॉइंट भी गवर्नमेंट करेगी, ठीक है, C&AG करेगी। अपॉइंट और रीअपॉइंट कौन करेगी, गवर्नमेंट कंपनी के इसमें ऑडिटर को C&AG अपॉइंट रीअपॉइंट करेगी। C&AG डायरेक्ट भी करेगी, जो भी उसने ऑडिटर अपॉइंट कराना उसको बोलेगी तेरे को ऑडिट ऐसे करनी है, इसमें गाइडलाइन ज्यादा लगा, इसमें वो लगा, इसमें फलान डिग्रा लगा, तो वो इस केस के अंदर ये भी करेगी। C&AG में डायरेक्ट अपॉइंटेड ऑडिटर कि वो डायरेक्ट करेगी अपॉइंटेड ऑडिटर को कि अकाउंट तुझे कैसे ऑडिट करने हैं, तो अपॉइंट भी करेगी। 139 सबसेक्शन 5(7) ये अपॉइंटमेंट का होता है, ये रीअपॉइंटमेंट का होता है, ये डायरेक्शन इशू करने का होता है कि किसी को भी डायरेक्शन इशू करनी है मतलब ऑडिटर को, तो C&AG वो भी करेगी। प्लस
सीएनडीजी चाहे तो ऑडिट होने के बाद किसी स्पेसिफिक मैटर पे सप्लीमेंट्री ऑडिट, एक और एक्स्ट्रा ऑडिट कराने, सप्लीमेंट्री ऑडिट, तो वो भी ऑर्डर कर सकती है कि इसकी सप्लीमेंट्री ऑडिट करो, इसकी वो भी सप्लीमेंट्री ऑडिट करो, ये भी ऑर्डर कर सकती है सप्लीमेंट्री ऑडिट 143 सबसेक्शन 6A। ठीक है, तो सीएनडीजी विथ इन द 60 डेज फ्रॉम रिसीप्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, एक बार मेन ऑडिट रिपोर्ट आ गई सीएनडीजी के हाथ में तो उसके 60 दिन के अंदर अंदर चाहे सीएनडीजी चाहे ना तो उस पर कोई सप्लीमेंट्री ऑडिट एक और बार किसी मैटर पर करानी है तो वो करवा सकती है। प्लस सप्लीमेंट्री ऑडिट पे जो भी कमेंट वगैरह आएंगे ना सीएनडीजी के, मतलब ऑडिटर के और सीएनडीजी के जो भी कमेंट होंगे, कि ऑडिटर पहले सीएनडीजी को देगा फिर सीएनडीजी के कमेंट होंगे, तो जो भी कमेंट आए सप्लीमेंट्री ऑडिट पे सीएनडीजी को बताएगा ना कि ये सही है गलत है फलाना ढिकला, वो सारे के सारे पूरी जो रिपोर्ट कमेंट वगैरह होगी वो सप्लीमेंट्री ऑडिट की, वो जिन जिन बंदों को एजीएम का नोटिस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाते हैं, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाते हैं, जिन जिन बंदों को, जिन जिन पर्सन को कॉपी जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब शेयर होल्डर को जा रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जा रहा है, फलाना ढिकला, जिन जिन भी बंदों को जा रहा है, उन सारे बंदों को जो भी सीएनडीजी का कमेंट था ना सप्लीमेंट्री ऑडिट पे, सीएनडीजी का जो भी कमेंट फाइनल लग रहा है, वो सारी वो कमेंट भी उनको जाने चाहिए, मतलब सबको बताओ, सारे लोगों को ओवरऑल बताओ कि सीएनडीजी क्या बोलना चाह रहा है सप्लीमेंट्री ऑडिट के बाद। फाइनली कोई भी कमेंट सीएनडीजी का दिया है तो सारे पर्सन को जाएगा जिसको भी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलेगा, प्लस वो एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर भी प्रेजेंट होगा वो कमेंट जो सीएनडीजी ने दिया है। तो एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर ऑडिट रिपोर्ट रखी जाती है, डिस्कस करी जाती है, तो सेम सप्लीमेंट्री ऑडिट का जो भी कमेंट होगा ना सीएनडीजी का वो भी रखा जाएगा, वो भी डिस्कस करा जाएगा, कमेंट अपॉन द सप्लीमेंट्री ऑडिट। ठीक है ना, तो ये सबसे ये क्लोज ए था, सॉरी सबसेक्शन ए था, ये सबसेक्शन बी है, क्लोज ए क्लोज बी। फिर टेस्ट ऑडिट, ये तो ऊपर सप्लीमेंट्री ऑडिट पड़ा, उसके बाद ना सीएनडीजी चाहे तो टेस्ट ऑडिट, किसी का भी टेस्ट ऑडिट करा सकती है, एक बार टेस्ट करने के लिए कि सही से हुई है या नहीं हुई है, कोई सा भी टेस्ट ऑडिट करा सकती है सीएनडीजी चाहे तो। 143, हाँ ठीक है, ये हो गया, ये वाला पॉइंट है, जो भी उसको नेसेसरी समझो केस के। यहाँ पे 60 डेज का टाइम लिमिट था सप्लीमेंट्री ऑडिट में, यहाँ पे टेस्ट ऑडिट में कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, कभी भी करवा सकती है टेस्ट ऑडिट। तो क्वेश्चन ये था कि भाई ना क्या सप्लीमेंट्री ऑडिटर के जो भी कमेंट है सीएनडीजी के वो कंपलसरी है क्या, डायरेक्टर बोल रहा है कि यार छोड़ो हमको डिस्कस ही नहीं करना, नहीं भाई डिस्कस करना जरूरी है यहाँ पे एजीएम के अंदर भी, और हर एक बंदे को भेजना भी जरूरी है वो कमेंट, तो ये अपना यहाँ पे आंसर होगा। स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन कंपनी, सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, उसके ना फॉलोइंग रिप्लाई आए, प्रोवाइड स्पेसिफिक रिप्लाईज होना, उसने ना सीएनडीजी को कुछ स्पेसिफिक रिप्लाई दिए, क्या दिए कि कंपनी ने अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन आईटी सिस्टम बिल्कुल अच्छे से मेंटेन कर रखा है नहीं कर रखा है, इसका रिप्लाई दिया है, और उसकी फाइनेंशियल इंप्लीकेशन क्या आएगी, क्या कोई भी एग्जिस्टिंग लोन का रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है क्या, कोई भी एग्जिस्टिंग लोन का कि इसका लोन का शेड्यूल बढ़ा दिया, कम कर दिया, लोन का इंटरेस्ट कम कर दिया फलाना ढिकरा, कोई भी ऐसा कराएगा उसका फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या आएगा, क्या किसी गवर्नमेंट ने उसको सब्सिडी वगैरह दी है क्या किसी भी स्कीम वगैरह के अंदर, तो इसके अंदर उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिटर की, वो ये भाई यहाँ पे ना स्पेसिफिक उसको बोला स्टैट्यूटरी ऑडिटर को कि इसके बारे में ये सब बताना, ये सब बताना, तो बोला था ना अपने, बोला था ना कि उसको स्पेसिफिक गाइडलाइन ऑडिटर को दे सकते हैं आप, वो सीएनडीजी दे सकता है, तो ये वही स्पेसिफिक गाइडलाइन दी हुई है सीएनडीजी। डायरेक्शन इशू कर सकता है सीएनडीजी स्टैट्यूटरी ऑडिटर को 143 सबसेक्शन 5 के अंदर, वही है। ऑडिट बोर्ड सेटअप, जो कॉमर्शियल ऑडिट अपन ने ऊपर जो पढ़ी ना उसके लिए ऑडिट बोर्ड सेटअप कर रखा है एक गवर्नमेंट ने ही, कि गवर्नमेंट कंपनी की जितनी भी ऑडिट्स होगी एक ऑडिट बोर्ड होगा वो उसको अच्छे से एनालाइज करेगा, जितनी भी ऑडिट हुई है सही से हुई है, सीएनडीजी की जो रिपोर्ट है उसको भी एनालाइज करेगा कि ऐसे बिल्कुल सही कोई रिपोर्ट है, कुछ और भी चीज करानी है कि, तो पूरा ऑडिट बोर्ड उन्होंने मेंटेन कर रखा है जो भी सीएनडीजी की रिपोर्ट है उससे। तीन कमिटी है, तीन कमिटी है, क्योंकि जो फाइनल देखो तीन कमिटी पता है क्यों बनाई है, क्योंकि जो फाइनल सीएनडीजी की रिपोर्ट वगैरह है हर एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पीएसयू की जो भी इशू करता है वो फाइनल उसका यूजर होता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट एक एक चीजों को तो एक एक रिपोर्ट को तो इतना डीपली देख नहीं सकता है ना भाई, कितनी सारी पीएससी होगी, कितनी सारी एंटिटी होगी, तो उनको तो एक एक को देख नहीं सकता, तो पार्लियामेंट ने तीन कमेटी बिठा दी कि भाई तुम तीनों कमेटी देख के रिपोर्ट मुझे फाइनल आउटकम देना कि अब किसके अंदर कुछ देखने लायक है क्या है, तुम सब आपस में डिस्कस कर लेना डिपार्टमेंट वगैरह से। ठीक है, तो जैसे समझो रेलवे डिपार्टमेंट की ऑडिट हुई, रेलवे डिपार्टमेंट की ऑडिट हुई, रेलवे डिपार्टमेंट की ऑडिट कौन करेगा, सीएनडीजी करेगा, मतलब सीएनडीजी का अपॉइंट करा हुआ ऑडिटर तो सीएनडीजी करेगा रेलवे डिपार्टमेंट की। अब वो सीएनडीजी की डिपार्टमेंट करके जो भी ऑडिट रिपोर्ट होगी वो ऑडिट रिपोर्ट दे देगा इन तीन कमेटी को, इन तीन कमेटी को दे देगा। ठीक है ना,
कोई भी 3 कमेटी को कोई भी अब ऑब्जर्वेशन हुआ कि नहीं रेलवे डिपार्टमेंट ने काम नहीं करा, तो रेलवे डिपार्टमेंट से वो 3 कमेटी से वो मांगेगा कि भाई कमेंट वगैरह कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए, रिप्लाई चाहिए, तो तीनों कमेटी मांगेगी कि भाई ऑडिटर ने ऐसे ऐसे ऑब्जर्वेशन दिए, तुम्हारा क्या कहना है इस हिसाब से। तो ये जो भी कमेंट वगैरह देगा वो सीएनडीजी की वापस तीनों कमेटी मदद ले सकती है, क्या रेलवे डिपार्टमेंट ये बोला है तो वापस से एनालाइज करो, फलाना ढिकरा करो। फिर जो भी तीनों कमेटी को सही लगेगा वो फाइनली पार्लियामेंट के अंदर प्रेसिडेंट वगैरह को पेश कर देगी कि ये फाइनल रिपोर्ट है। अब 3 कमेटी देखो, स्पेशलाइज कमेटी है, तीनों स्पेशलाइज कमेटी है। तो पीईसी एसपी स्पेशलाइज में क्या आ रहा है, पीईसी आ रहा है ना, पीईसी, तो ये पीईसी ध्यान रखना। पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक है ना। तो पीईसी से याद रखना, पब्लिक अकाउंट कमेटी, ई से एस्टिमेट कमेटी, सी से कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो ये मैंने उनको समझाया कि फाइनल पार्लियामेंट होता है उसको इतना टाइम नहीं, तो 3 कमेटी उसने फॉर्म कर ली फलाना ढिकरा। पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी और कमेटी ऑन अंडरटेकिंग का तीनों का अलग अलग काम है। पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम है पैसों रिलेटेड कि पैसा सही से डिसबर्स हो, पैसा लीगली डिसबर्स हो, और उसका जो एक्सपेंडिचर और अप्रोप्रिएशन है वो सही से हो। पैसा क्या, एक तो डिसबर्स भी लीगली होना चाहिए और जिस पर्पस के लिए काम में होना चाहिए, कि गवर्नमेंट को अलग अलग रेलवे डिपार्टमेंट को कोई स्पेसिफिक काम के लिए पैसा डिसबर्स हुआ है कि तू ये काम कर वो काम कर, तो लीगली डिसबर्समेंट करना चाहिए गवर्नमेंट को, और जिस काम के लिए उन्होंने पैसा दिया था वही काम हो, यानी कि घर परिवार के लिए काम कर रहे हो। तो जो पैसा डिसबर्स हुआ है, जो डिस्पर्स हुआ है, उसका एक्सपेंडिचर भी सही से होना चाहिए, ऑथोराइज होना चाहिए, प्लस उसका कहीं पे भी रीअप्रोप्रिएशन करना है, मतलब फंड को डिस्ट्रीब्यूशन करना है, रीअप्रोप्रिएशन जिसको कहते हैं, फंड को डिस्ट्रीब्यूट आपस में डिपार्टमेंट वगैरह के अंदर, वो भी सही से होना चाहिए। तो पैसा जो भी डिसबर्स हुआ है उसका एक्सपेंडिचर और रीअप्रोप्रिएशन बिल्कुल सही से होना चाहिए। पैसा जो भी डिसबर्स हुआ है उसका एक्सपेंडिचर और रीअप्रोप्रिएशन बिल्कुल सही से होना चाहिए। पैसा जो भी डिसबर्स हुआ है उसका रीअप्रोप्रिएशन और एक्सपेंडिचर बिल्कुल सही से होना चाहिए। पैसा जो भी डिसबर्स हुआ है उसका एक्सपेंडिचर और रीअप्रोप्रिएशन बिल्कुल सही से होना चाहिए। पैसा जो भी डिसबर्स हुआ है उसका एक्सपेंडिचर और रीअप्रोप्रिएशन बिल्कुल सही से होना चाहिए। ये पब्लिक अकाउंट कमेटी हो गया। एस्टीमेट कमेटी का काम है जो भी मैंने पॉलिसी वगैरह लगाई थी, वो पॉलिसी वगैरह लगाने के पहले, कोई सी भी नई पॉलिसी गवर्नमेंट लाई थी, तो वो पॉलिसी वगैरह लगाने के पहले मैंने, मतलब गवर्नमेंट नई नई मिनिस्ट्री वगैरह की पॉलिसी चलाती रहती, हेल्थ पॉलिसी फलांडी कराओ सब, तो भाई ये भी अपन को देखना पड़ेगा। तो वो देखिए कि जो पॉलिसी का मैंने एस्टिमेट करा था कि यार ये पॉलिसी लाने से ये सुधार आ जाएंगे, ये सुधार आ जाएंगे, इंप्रूवमेंट आ जाएंगे, वो असली के अंदर सुधार इंप्रूवमेंट आए हैं या नहीं आए हैं, वो सब मुझे देखना पड़ेगा। चेक वेदर द पॉलिसी गिव इंप्रूवमेंट, जो अपने एस्टिमेट करा था वो का वही सुधार आए या नहीं आए हैं, कि जो भी इंप्रूवमेंट इकोनॉमी इफिशिएंसी आई है, मेरा इंप्रूवमेंट जो भी हुआ है वो कंसिस्टेंट है पॉलिसी के, जो मैंने सोचा था पॉलिसी के वही, या फिर कोई अल्टरनेट पॉलिसी लानी चाहिए थी क्या, वो भी सजेस्ट करेगा, क्या कोई अल्टरनेट पॉलिसी लानी थी वो भी सजेस्ट करेगा। मनी इज वेल लेड ऑन विद इन लिमिट, मनी जितना पैसा जितना लगाना था आपको वो विद इन द लिमिट ही आपने लगाया है। और सजेस्ट करेगा फॉर्म इन विच एस्टिमेट प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट, की पार्लियामेंट को किस तरीके से वो एस्टिमेट प्रेजेंट किया जाए, तो वो एस्टिमेट कमेटी का ये काम होगा। कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ये पब्लिक अकाउंट कमेटी है, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ये दोनों में कंफ्यूज मत होना, ये पैसों रिलेटेड है, और ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट चेक करने के लिए। ये किसके लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट चेक करेगी पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी बिल्कुल अच्छे से, कि एग्जामिन द रिपोर्ट एंड अकाउंट, मतलब फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट, ये रिपोर्ट ऑफ सीएनडीजी, रिपोर्ट जो सीएनडीजी रिपोर्ट सबमिट करेगा ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह के ऊपर, वो यही देखेगी कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। ये देखेगा कि इफिशिएंटली काम कर रहा है नहीं कर रहा, जो भी धंधा कर रहा है रेलवे डिपार्टमेंट या कोई सा भी डिपार्टमेंट पॉसिबल, वो इफिशिएंटली धंधा कर रहा है नहीं कर रहा, साउंड बिजनेस प्रैक्टिसेस के हिसाब से, साउंड बिजनेस कमर्शियल प्रैक्टिसेस के हिसाब से अच्छे से धंधा कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट वगैरह देखिए कि अच्छे से धंधा कर रहा है नहीं कर रहा, या फिर जो भी दूसरे काम जो इन दोनों के नहीं है, जो इन दोनों के नहीं है वो दूसरे काम भी इसको दे सकते हैं, इसके काम दो कि सारे काम इसको दे सकते हैं। एस्टीमेट कमेटी है ना, यहाँ पे पॉइंट देखना, एस्टीमेट कमेटी कोई भी उस पॉलिसी पे उंगली नहीं उठाएगी जो पार्लियामेंट ने खुद ने अप्रूव करी है। पार्लियामेंट में अप्रूव कर दी तो तू उंगली उठाने वाली कोई नहीं होती है, एस्टीमेट कमेटी को साफ बोल दिया। तो उस पर कोई भी कमेंट नहीं होगा जो पार्लियामेंट ने अप्रूव करी है, अनलेस कोई ऐसा एविडेंस हो कि भाई ये पॉलिसी बिल्कुल ही वेस्टलेस है, बिल्कुल यूजलेस है, तो बात अलग हो गई, ठीक है। फाइनेंशियल कमेटी केवल एक इंडिविजुअल इरेगुलरिटी को नहीं, क्योंकि छोटे से वो एज ए होल कोई भी फाइनेंशियल सिस्टम में, पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में एक छोटी इंडिविजुअल इरेगुलरिटी को छोड़ के पूरे सिस्टम में भी अगर कोई कमी आए तो वो भी बताएगी उसमें क्या डिफेक्ट है और उसको कैसे करेक्ट करना है। अब ये बोल रहा है कि सीएनडीजी क्या रोल प्ले करता है इन कमिटी के साथ, फाइनेंशियल कमिटी का, फाइनेंशियल कमिटी के साथ उसका क्या रिश्ता है। भाई अपन ने पहले डिस्कस कर लिया कि जो भी कमिटी है उसकी वर्किंग पूरी डिपेंड करेगी कि वो सीएनडीजी उनको क्या रिपोर्ट देगा, सीएनडीजी जो भी रिपोर्ट देगा वो तीनों कमिटी उस पर वर्क करेगी, उस पर करेगी। फिर वो स्क्रूटनाइज करेगा मिनिस्ट्री, नोट इन विच द मिनिस्ट्री कमिटी, जो भी स्क्रूटनाइज करेगा कि मिनिस्ट्री ने जो भी
कमेंट वगैरह भी है। मैंने कहा था रेलवे डिपार्टमेंट से फिर कमेटी मांगेगी कि आपके ऊपर ये सीएनडीजे ने रिपोर्ट दी है तो आप मुझे बताओ कि आपने क्या गलतियां करी क्या नहीं करी, कुछ भी रिप्लाई वगैरह चाहिए होंगे तो वो वापस उसकी भी मदद करेगा कि मिनिस्ट्री ने कोई भी रिप्लाई दिया तो उसके इवेल्यूएट करने के अंदर भी उसके मदद करेगा। ठीक है, प्रेजेंट देयर रिपोर्ट टू द पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर, फिर फाइनल जो भी रिपोर्ट होगी फाइनेंशियल कमेटी वगैरह की वो पार्लियामेंट वगैरह के अंदर प्रेजेंट होगी। इन्फॉर्म द कमिटी ऑफ एक्शन टेकन बाय देम, कि कौन से, और कमेटी ये भी बताएगी कि मैंने इन लोगों ने अभी तक क्या एक्शन लिए, रेलवे डिपार्टमेंट ने किसने नया लिए नहीं लिए, वो फलाना ढीका। और वो जो भी ऑडिट रिपोर्ट होगी नॉट डिस्कस इन डिटेल बाय द कमिटी, तो उसका रिटर्न आंसर भी डिपार्टमेंट वगैरह से मांगा जाएगा। और ये भी है कि ऑडिट रिपोर्ट लाइटली ना ले, गवर्नमेंट कोई भी ऑडिट रिपोर्ट को लाइटली ना ले, वो इंश्योर भी करा जाएगा। डिसाइडेड टू एग्जामाइन डिसाइड करा कि फिजिकल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मतलब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब देख चेक कि ऑडिट रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन चेक करता है भाई, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ये वाली। तो कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग देखिए, उसके बारे में अपन को समझाना, उसके फंक्शन। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप क्या होते हैं पब्लिक एंटरप्राइज ऑडिट का, क्या ऑब्जेक्टिव होता है और क्या स्कोप होता है जो भी पब्लिक एंटरप्राइज ऑडिट है। देखो भाई मैं एक बार पहले बता देता हूं तुमको कि जो भी नॉर्मल कंपनीज की ऑडिट होती है ना उसके अपन फाइनेंशियल ऑडिट करके छोड़ देते हैं, पर जो भी गवर्नमेंट कंपनी उनका कोई दूसरा पर्पस भी होता है स्पेसिफिक। रेलवे डिपार्टमेंट का पर्पस होता है, हेल्थ डिपार्टमेंट का पर्पस होता है, हेल्थ के अंदर होता है कि भाई सारे पब्लिक को हेल्थ केयर मिल रहा है नहीं मिल रहा, उनको गवर्नमेंट से इतनी सारी फंड सब्सिडी मिल रही होती है कि गरीबों की मदद करो, वो करो, फ्री में ये सब दो, तो वो सारे पर्पस अचीव हो रहे ही नहीं हो रहे हैं क्योंकि अंधाधुंध पैसा वरना नेता वगैरह खा नहीं जाए, मतलब साथ में जनरल पब्लिक जो जनता है उनको भी बेनिफिट मिलना चाहिए उन पॉलिसी से, उन पैसों वगैरह से। तो पीएससी ऑडिट का बहुत बड़ा स्कोप होता है, ओनली फाइनेंशियल ऑडिट पे खत्म नहीं होता, उस पर बहुत सारी ऑडिट होती है। इफिशिएंसी ऑडिट होती है, एफिशिएंटली काम कर रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट होती है, परफॉर्मेंस ऑडिट होती है, प्रोप्राइटरी ऑडिट होती है, ये अपन नीचे पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। मतलब ओनली फाइनेंशियल ऑडिट नहीं होती है, बहुत सारी चीजें होती है कि सब तरीके से अच्छे से काम करिए, नॉट ओनली फाइनेंशियली, इवन लोगों की भलाई के लिए भी अच्छे से काम करिए, तो वो चीजें भी अपन को देखनी होती है। तो भाई पब्लिक एंटरप्राइज की ऑडिट का क्या फायदा होता है, मतलब क्या ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप क्या होता है। एफएम सब्जेक्ट जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट होती है, एफएम सब्जेक्ट का बंदा हो या पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, एफएम सब्जेक्ट का बंदा हो या पीसीएम का बंदा हो, गवर्नमेंट को हेल्प करना डिसीजन लेने में, एफएम का बंदा हो या पीसीएम लेने का बंदा हो, गवर्नमेंट को हेल्प करना डिसीजन लेने में, एफएम सब्जेक्ट का बंदा हो या पीसीएम लेने का पीसीएम सब्जेक्ट का बंदा हो, गवर्नमेंट को हेल्प करना डिसीजन लेने में एंड इशू हाईलाइट करने में। गवर्नमेंट को किसमें हेल्प करना है, डिसीजन लेने में और इशू हाईलाइट करने में। एफएम सब्जेक्ट का बंदा हो या पीसीएम सब्जेक्ट का बंदा हो, गवर्नमेंट को हेल्प करना, गवर्नमेंट को हेल्प करनी पड़ेगी, चाहे एफएम का बंदा हो चाहे पीसीएम का बंदा हो, गवर्नमेंट को उसको हेल्प करनी पड़ेगी डिसीजन लेने में, और कोई भी इशू हो तो वो हाईलाइट करना पड़ेगा। एक तो डिसीजन लेने में और कोई भी इशू हो तो हाईलाइट करना पड़ेगा जिससे ईईई अचीव हो जाए, ईईई इफिशिएंसी इफेक्टिवनेस और इकोनॉमी, ईईई अचीव हो जाए, एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस और इकोनॉमी, ईईई अचीव हो जाए, एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस और इकोनॉमी, ईईई अचीव हो जाए। तो चाहे एफएम का बंदा हो या पीसीएम का बंदा हो, पीसीएम में कुछ भी नहीं है, पीसीएम का बंदा हो, गवर्नमेंट की हेल्प करनी पड़ेगी डिसीजन लेने में, गवर्नमेंट की हेल्प करनी पड़ेगी डिसीजन लेने में और इशू हाईलाइट करने में, गवर्नमेंट की हेल्प करनी पड़ेगी डिसीजन लेने में और इशू हाईलाइट करने में, ताकि ईईई अचीव हो जाए, ईईई अचीव हो जाए। ये इसकी ट्रिक याद करने की। तो भाई अब ये अपन बाद में पढ़ेंगे, जैसे फिस्कल अकाउंटेबिलिटी देखनी पड़ेगी पीएससी और के अंदर, फिस्कल अकाउंटेबिलिटी भी देखनी पड़ेगी, मतलब पैसे रिलेटेड जितनी चीजें वो तो देखनी पड़ेगी, प्लस मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी देखनी पड़ेगी, जो मैनेजमेंट जो भी डिसीजन ले रहा है पीएसयू के अंदर वो उससे सारा काम इफिशिएंटली इफेक्टिवली और इकोनॉमिकली हो रहा है नहीं हो रहा है पीएसयू के अंदर, वो देखना पड़ेगा। प्रोप्राइटरी ऑडिट अपन नीचे डिस्कस के अंदर पढ़ेंगे डिटेल के अंदर कि प्रोप्राइटरी ऑडिट का और मेन मतलब ये होता है कि जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में पैसा यूज हो रहा है वो दिमाग से यूज हो रहा है, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है, पब्लिक की भलाई के लिए यूज हो रहा है। और अगर खुद का पैसा होता बंदे का जो यूज कर रहा है तो वो क्या खुद के पैसे को भी इसी तरीके से यूज देता है क्या कि पैसा अंधाधुंध उड़ा तो नहीं रहा गवर्नमेंट का। कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट जितनी भी और पूरा जितनी भी ये फाइनेंशियल कंप्लायंस वगैरह सब कुछ पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली चेक करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस इफिशिएंसी इफेक्टिवनेस सब कुछ बहुत डिटेल में चेक करना पड़ेगा। अप्रेजल ऑफ नीचे सब आएगा, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट क्या होती है, प्रोप्राइटरी ऑडिट क्या होती है, ये तो मैं तुमको ऊपर से पढ़ा दूं, नीचे पूरा आएगा डिटेल में आएगा, टेंशन ना लो।
अप्रेस करना, परफॉर्मेंस कम एफिशिएंसी, एफिशिएंसी भी चेक करनी पड़ेगी पीएसयू की, परफॉर्मेंस भी चेक करनी पड़ेगी। अपन को ये भी देखना पड़ेगा क्या अंडरटेकिंग ने उसका खुद का पूरा ऑब्जेक्टिव जो भी था वो अचीव कर लिया है क्या, वैल्यू स्पेंड फॉर मनी, जितना पैसा स्पेंड करा उसकी वैल्यू मिल गई है क्या, कहाँ कहाँ पे वीकनेस है। गवर्नमेंट को हेल्प करनी पड़ेगी कि उनको बताना पड़ेगा तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में, तुम्हारी इन सब में कहाँ कहाँ पे डिफिशियंसी, फाइनेंशियल ऑपरेशन डिफिशिएंसी इन केस, ये सब उसको शॉर्ट फॉर्म में बताना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे है। डिसीजन लेने में मदद करनी पड़ेगी, मतलब अगर अपन ने सारी इन्फॉर्मेशन उसको दे दी ऑडिट के बाद तो उससे वो अच्छे से डिसीजन ले पाएगी, गवर्नमेंट अच्छे से डिसीजन ले पाएगी। इशू हाईलाइट करना, कहीं पे भी अगर रिसोर्सेज रिलेटेड या कोई सा भी इशू हुआ तो वो ऑडिटर उसको हाईलाइट कर देगा ना कि ये इशू है आपके इसके अंदर। ऑडिट ऑफ पीएसयू केवल फाइनेंशियल और कंप्लायंस ऑडिट के रिलेटेड ही नहीं है, वो बहुत, मैंने बोला ना कि बहुत फाइनेंशियल वगैरह के अलावा भी बहुत ऑडिट होती है। परफॉर्मेंस ऑडिट होती है, जैसे एक ये दे रखा है, इफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और इकोनॉमी चेक करनी पड़ेगी। क्या चेक करनी पड़ेगी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, पीएसयू, रेलवे डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, वो इफिशिएंटली, इफेक्टिवली और इकोनॉमिकली काम कर रहा है नहीं कर रहा। ये ओवरव्यू बताया मैंने तुमको ऊपर ऊपर से दिया, मतलब क्योंकि ये एक एक चीजें नीचे डिटेल के अंदर आएगी, एक एक सारी ऑडिट के बारे में नीचे डिटेल के अंदर आएगा, ठीक है। तो चाहे एफएम का बंदा हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, या पीसीएम का बंदा हो, पी से प्रोप्राइटरी ऑडिट, सी से कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट। एफएम से क्या था, फिस्कल और मेरे फिस्कल ऑफ मैनेजरियल, या पीसीएम का बंदा हो प्रोप्राइटरी और कॉम्प्रिहेंसिव। गवर्नमेंट को हेल्प करनी पड़ेगी, हेल्पिंग गवर्नमेंट, डिसीजन लेने में और इशू हाईलाइट करने के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन बाय कॉम्पिटिंग अथॉरिटी, और हाईलाइट इशू करने का, इशू हाईलाइट करने में कि इफिशिएंसी और इफेक्टिवली क्यों नहीं चल रहा ऑपरेशन, ताकि ई अचीव हो जाए। केवल फाइनेंशियल और कंप्लायंस ऑडिट नहीं करनी, परफॉर्मेंस ऑडिट भी करनी है। परफॉर्मेंस ऑडिट का मतलब ही होता है इफिशिएंसी, इफेक्टिवली और इकोनॉमिकल। एलिमेंट ऑफ पीएससी ऑडिट, पीएससी ऑडिट के क्या एलिमेंट होते हैं सर? पीएससी ऑडिट के अंदर होता है, एलिमेंट के अंदर तीन पार्टी होती है, वेरिएंस होता है और टाइप ऑफ एंगेजमेंट होता है। तीन पार्टी मतलब पीएससी ऑडिट के अंदर, ऑडिट कराने वाला, ऑडिट करने वाला और जिसको ऑडिट रिपोर्ट इशू करनी है, बहुत बेसिक है। ऑडिट करने वाला ऑडिटर, ऑडिट कराने वाला कौन होता है? ऑडिटेबल एंटिटी, जिसकी ऑडिट कर रहे होते हैं उसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल पार्टी। उसको क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्सिबल पार्टी। और जिसको ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी है, जिसको ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी है, जो इंटेंडेड यूजर है। तो एक तो ऑडिटर होता है, जो होता है सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन, जो यहाँ पे इतना सीएनडीजी है, सीएनडीजी है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल पार्टी जिसकी ऑडिट अपन कर रहे हैं, मतलब और जिसकी ऑडिट अपन कर रहे हैं, वो होता है ऑडिटेबल एंटिटी, ठीक है। ऑडिटर जो ऑडिट कर रहा है, जिसकी ऑडिट कर रहा है, वो रिस्पॉन्सिबल पार्टी, और जिसको फाइनल रिपोर्ट अपन इशू करेंगे वो इंटेंडेड यूजर, जिसको अपन ऑडिटर प्रिपेयर करेगा, ऑडिट रिपोर्ट जिसको देगा वो। वेरिएंस क्या होता है? कोई भी चीज सब्जेक्ट मैटर, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपना सब्जेक्ट मैटर है, उसको किसी के अगेंस्ट अपन इवेल्युएट करेंगे, जैसे एफआरएफ, इंडेज कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडेज के हिसाब से बनाया है क्या, तो इंडेज को गया क्राइटेरिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया अपना सब्जेक्ट मैटर। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे, सब्जेक्ट मैटर को क्राइटेरिया को कंपेयर करेंगे, जो भी फाइनल आउटकम आएगा कि ये गलती है फलाना डिग्रा वो सब है, उसको कहेंगे सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन। सब्जेक्ट मैटर क्या हो गया? जिस चीज को इवेल्युएट कर रहे हैं, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर एज्यूम कर लो एग्जांपल। क्राइटेरिया क्या हो गया? किसके अगेंस्ट, किस स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट इवेल्युएट करें, मतलब कंपैरिजन के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो इंडेज हो गया, वो इंडेज हो गया क्राइटेरिया, तो बेंचमार्क हो गया। फिर दोनों को इवेल्युएट करके कि क्या डिफिशिएंसी है, क्या फलाना डिग्रा नहीं है, वो सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन। सब्जेक्ट मैटर कौन सी इंफॉर्मेशन को आप इवेल्युएट कर रहे हैं, क्राइटेरिया के अगेंस्ट, क्राइटेरिया एक बेंचमार्क होता है। सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन जो फाइनल आउटकम आया है। दो तरह की एंगेजमेंट होती है, अटेस्टेशन एंगेजमेंट और एक और डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेट। क्या होती है? अटेस्टेशन और डायरेक्ट रिपोर्टिंग। अटेस्टेशन एंगेजमेंट के अंदर मतलब कुछ भी नहीं, जैसे अपन नॉर्मल ऑडिट करते हैं ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट, कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के कौन लाता है? ऑडिटेबल एंटिटी, रिलायंस लिमिटेड। तो रिलायंस लिमिटेड खुद ही बना के लिए आता है, अपन को केवल चेक करके उसको फाइनली साइन करना होता है कि सब कुछ सही है या नहीं है। तो वो फाइनेंशियल ऑडिट में अपन को क्या केवल चेक करके उसको देखना होता है सही है नहीं है, तो अपन को साइन करना पड़ता है। तो अपन ने यहाँ पे क्या करा? रिस्पॉन्सिबल पार्टी सब्जेक्ट मैटर के अगेंस्ट इवेल्युएट करके लिए क्राइटेरिया को, सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया को खुद ही वो इवेल्युएट करके लिए, अपन को चेक करके साइन करना होता है, तो वो अटेस्ट कर दिया अपने पास। पर एक होती है डायरेक्ट रिपोर्टिंग, ये तो क्या अटेस्टेशन, एक था डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट। इसके अंदर ऑडिटर खुद सब्जेक्ट मैटर और क्राइटेरिया को खुद इवेल्युएट करता है, खुद पूरा इवेल्युएट कर रहा है यहाँ पे। तो ऑडिटर खुद इवेल्युएट कर रहा है अगर सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया को, तो वो डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट लेगा। इसके एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल जो भी कि कौन सी किसके अंदर, फाइनेंशियल ऑडिट के अंदर से अपने बड़ा नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अटेस्टेशन लगता है, अपन केवल साइन करते हैं जनरली वहां पे। और डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट का एग्जांपल होता है परफॉर्मेंस ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट, ये डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट के अंदर जाएगा। पीएससी ऑडिट के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स जनरल प्रिंसिपल होते हैं, एक तो कि पीएससी की ऑडिट कैसे करनी है, और कुछ स्पेसिफिक प्रिंसिपल होते हैं। तो जनरल प्रिंसिपल तो बहुत बेसिक है, अपन ने आईपीसीसी में ही पढ़ लिया था कि ऑडिट रिस्क और मटेरियलिटी का डॉक्यूमेंटेशन ऑडिट टीम करेगी। अपन ने आईपीसीसी में पढ़ लिया था ना यार, ये तो सीए इंटर के अंदर, आईपीसीसी सीए इंटर को बोलते थे पहले, तो आईपीसीसी के अंदर ही पढ़ लिया था अपन ने कि ऑडिट रिस्क और मटेरियलिटी का डॉक्यूमेंटेशन ऑडिट टीम करेगी। ऑडिट रिस्क और मटेरियलिटी का जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो ऑडिट टीम करेगी। अपन ने आईपीसीसी में ही पढ़ लिया था कि ऑडिट रिस्क का
और मटेरियलिटी का डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट रिस्क और मटेरियल का डॉक्यूमेंटेशन ऑडिट टीम करेगी। ऑडिट रिस्क और मटेरियलिटी का डॉक्यूमेंटेशन ऑडिट टीम करेगी। आईपीसीसी में पढ़ लिया था, आईपीसीसी एथिक्स और इंडिपेंडेंस फॉलो करनी है पीएससी को ऑडिट करते वक्त, प्रोफेशनल जजमेंट लगानी है, स्केप्टिसिज्म लगाना है, कम्युनिकेशन प्रॉपर्ली कर ली मैनेजमेंट वगैरह के साथ, क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन रखना है अपन को। ऑडिट रिस्क को पहले आइडेंटिफाई कर लेना, कहाँ पे ऑडिट रिस्क होने वाली है, मटेरियलिटी कितनी भी आइडेंटिफाई कर लेना, डॉक्यूमेंटेशन भी मेंटेन करने के पड़ेंगे पीएससी ऑडिट में, और ऑडिट टीम वगैरह कैसी क्या चाहिए उनको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आईपीसीसी में डिसाइड कर लिया, पढ़ लिया था अपन ने कि ऑडिट टीम और मटेरियलिटी का डॉक्यूमेंटेशन ऑडिट टीम करेगी। आई से इंडिपेंडेंस, पी से प्रोफेशनल जजमेंट, सी से कम्युनिकेशन, सी से क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है सर, आईपीसीसी ये हो गया अपना आईपीसीसी में ही पढ़ लिया था। ऑडिट रिस्क और मटेरियल का डॉक्यूमेंटेशन ऑडिट टीम करेगी। प्रिंसिपल क्या है ऑडिट प्रोसेस के रिलेटेड, क्या प्रिंसिपल है, ये तो जनरल प्रिंसिपल पढ़े अपन ने पीएससी ऑडिट के अंदर। ऑडिट प्रोसेस के रिलेटेड स्पेसिफिक क्या है, बहुत बेसिक। पहले ऑडिट करने के पहले जनरल अपन क्या करते हैं, किसी चीज का प्लान बनाते हैं ना, प्लानिंग, तो प्लानिंग करेंगे, पहले पूरी प्लानिंग करेंगे कि इसकी ऑडिट में कैसे कैसे करूंगा, फिर फाइनली ऑडिट करूंगा, प्लानिंग करने के बाद में ऑडिट करूंगा, उसके बाद जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा वो रिपोर्ट कर दूंगा, जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा वो रिपोर्ट कर दूंगा। पहले मैं प्लानिंग करूंगा, फिर उसके बाद ऑडिट असली कैंप पे करूंगा, फिर जो भी फाइनल रिपोर्ट आएगा वो रिपोर्टिंग कर दूंगा, जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा उसकी रिपोर्टिंग कर दूंगा। तो पहले मैं प्लानिंग करूंगा, फिर ऑडिट करूंगा, फिर जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा उसकी रिपोर्टिंग कर दूंगा सर। तो ये प्लानिंग, कंडक्टिंग ऑडिट एंड रिपोर्टिंग, प्लानिंग, कंडक्टिंग ऑडिट एंड रिपोर्टिंग। तो मुझे प्लानिंग करनी है सबसे पहले। इस्टेब्लिश द टर्म्स, अब मैं क्या प्लानिंग कैसे करूंगा, सबसे पहले तो किसी ने मुझे टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट दिया होगा ऑडिट करने के लिए, देखो ये करना है वो करना है, तो मैं टर्म्स लूंगा, उसके टर्म्स लूंगा, फिर उसके बाद एंटिटी को समझूंगा। पहले मैं टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट देखी, फिर मैं एंटिटी को समझूंगा ना, भाई एंटिटी कैसी है जिसकी ऑडिट करने जाना है, डायरेक्ट मुंह उठा के सर तो नहीं जाऊंगा कि किस तरीके की एंटिटी, उस हिसाब से मैं प्लानिंग वगैरह बना के जाऊंगा ना। तो पहले मैं टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट देखूंगा कि मेरे को ऑडिट के अंदर क्या क्या करना है, एंटिटी समझूंगा सामने वाले कैसी, एंटिटी समझूंगा सामने वाले कैसी, फिर देखूंगा कि कहाँ पे रिस्की एरिया और फ्रॉड है, कहाँ पे रिस्की एरिया और फ्रॉड है, उस हिसाब से ऑडिट प्लान बनाऊंगा, उस हिसाब से ऑडिट प्लान बनाऊंगा। तो ऑडिट प्लान बनाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट सामने वाले ने दिया, फिर मैं एंटिटी को समझूंगा, अच्छा एंटिटी ऐसी, एंटिटी ऐसी, यहाँ पे रिस्क हो सकती है, यहाँ पे फ्रॉड हो सकता है, यहाँ पे रिस्क हो सकती है, यहाँ पे फ्रॉड हो सकता है, तो उस हिसाब से मैं ऑडिट प्लान बनाऊंगा, उस हिसाब से मैं ऑडिट प्लान बनाऊंगा। टर्म्स ऑफ ऑडिट, ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडिट, कंडक्ट रिस्क असेसमेंट करूंगा, फिर कहाँ पे फ्रॉड हो सकता है वो देखूंगा, फिर उस हिसाब से ऑडिट प्लान बनाऊंगा, फिर ऑडिट में फाइनली कर दूंगा प्लान ऑडिट प्रोसीजर के हिसाब से, एविडेंस इवेल्युएट कर लूंगा, फिर जो भी फाइनल रिजल्ट आए, जो भी फाइनल रिजल्ट आए उसको रिपोर्ट वगैरह इश्यू कर दूंगा मैं। डन सर, ये भी हो गया। अब टाइप ऑफ ऑडिट, ऑडिट के क्या टाइप होते हैं, अब जो अपने पढ़ा ना पीएससी में बहुत सारे होते हैं, तो भाई 5 तरह के ऑडिट पीएससी की होगी। फाइनेंशियल ऑडिट जो हर कंपनी करते हैं, फिर कंप्लायंस ऑडिट, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, प्रोप्राइटरी ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट, ये 5 तरह के ऑडिट करनी है। अब इसको एक करके पढ़ते हैं। फाइनेंशियल ऑडिट जो नॉर्मली अपन हर की करते हैं ना, फाइनेंशियल ऑडिट अपन को ओपिनियन एक्सप्रेस करना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, तो वो सेम की सेम ऑडिट, एक तो वो की वो पीएसयू की करनी ही करनी है। ठीक है, तो एक्सप्रेस करेंगे ऑडिट ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि यूजर्स जो भी है, इंटेंडेड यूजर, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए कि हाँ भाई ये ऑडिटेड एफएस है तो अच्छे ही होंगे। तो सीएनडीजी उस पर एक तो ओपिनियन दे, सीएनडीजी ओपिनियन दे देगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है। दूसरा भाई अपन पढ़ रहे हैं कंप्लायंस ऑडिट। कंप्लायंस ऑडिट के अंदर कि जो भी पीएसयू कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहा है, कोई भी ट्रांजैक्शन में एंटर हो रहा है, जनरल एंट्री कर रहा है, कुछ भी, तो सारे लॉ एंड रेगुलेशन को कंप्लाई करे, गवर्नमेंट की पॉलिसी एंड प्रोसीजर जो भी है वो कंप्लाई करे। अपन को ये भी देखना पड़ेगा लॉ एंड की जो भी ट्रांजेक्शन में एंटर हो रहा है पीएसयू, वो ना जितनी भी है, कि चाहे लॉ एंड रेगुलेशन ने कोई बनाया हो तो लॉ एंड रेगुलेशन से भी कंप्लाई हो, या फिर कोई भी ऐसी पॉलिसीज वगैरह हो जो कोई भी ऐसे कस्टम कि हाँ भाई हर इंसान फॉलो करना ही होता है, गवर्नमेंट को ये फॉलो करना ही है, कोई भी ट्रांजेक्शन करते वक्त पब्लिक इंटरेस्ट में है या नहीं है, वो सब सोच के करना पड़ेगा, वो सब कंप्लाई करना पड़ेगा। तो कोई भी एक्टिविटी, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अगर वो करेगा तो कंप्लाई होना चाहिए इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट। किस किस में, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की, हर एक ट्रांजेक्शन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉलो होना चाहिए, प्लस अदर रूल को भी उसको फॉलो करना पड़ेगा, अदर रूल को भी उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो भाई ये एक तो रेगुलेटरी कंप्लायंस भी चेक करना पड़ता है, प्रोप्राइटरी कंप्लायंस भी। रेगुलेटरी कंप्लायंस तो वही कि कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो लॉज एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है, तो रेगुलेटरी हो गया कि लॉज एंड रेगुलेशन। प्रोप्राइटरी कंप्लायंस मतलब कि कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो नॉर्मल दिमाग से कर रहे हो ना, मंद बुद्धि गधों जैसे तो नहीं कर रहे कि वाह यार रोड बनानी है तो एक काम करते 1500 करोड़ के लिए चाइना को बुला के रोड बनवा देते हैं। क्या पागलों से हरकत कर रहे हो, 500 करोड़ में तो अपना इंडिया वाले बना लेगा। या फिर उस रोड पे कोई जीवन में 2 रोड बनाने के ऑप्शन है, एक तो ब्रिज जहाँ पे रोज रेगुलर वहां पे लोग जाते हैं, ब्रिज टूटा हुआ पड़ा है वो, और एक बिल्कुल ऐसी जगह जहाँ कोई नहीं जाता, तो आप दूसरी हर कई जगह क्या पे रोड बना रहे हो, जहाँ पे रोज रेगुलर लोग जाते हैं वहां पे बनाओ ना, कि वैल्यू फॉर मनी तो मिले, कि अपन जहाँ पे रुपए लगा रहे हो वहां पे वैल्यू तो मिले मनी की। अंधाधुन हर कहीं पे एक्सपेंडिचर नहीं करना। तो कब हर भी कोई जो भी ट्रांजेक्शन करो वो सोच समझ के बुद्धि से करना, मंद बुद्धि से मत करना। साउंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना।
अब कंप्लायंस ऑडिट कब करते हैं, मतलब किसके साथ करते हैं? आप चाहो तो जब ऑडिट ऑफ जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहे थे ना यहाँ पे, तो उसके साथ साथ ही कर लो, कंप्लायंस ऑडिट भी उसके साथ साथ कर लो, या फिर अलग से कर लो, या तो उसके साथ साथ कर लो या फिर अलग से कर लो, या फिर परफॉर्मेंस ऑडिट भी अपन नीचे क्या परफॉर्मेंस ऑडिट पढ़ेंगे अपन, तो परफॉर्मेंस ऑडिट के साथ कर लो, या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट के साथ कर लो, या अलग से कर लो कंप्लायंस ऑडिट, या फिर परफॉर्मेंस ऑडिट आप करो तो उसके साथ कर लो। अगर कोई भी नॉन कंप्लायंस मिला अपन को परफॉर्मेंस ऑडिट के अंदर, सॉरी, कोई भी अगर अपन को नॉन कंप्लायंस मिला अपन को इसके अंदर, तो परफॉर्मेंस ऑडिट अपन को करनी पड़ेगी। कोई भी नॉन कंप्लायंस मिला इधर तो अपन को परफॉर्मेंस ऑडिट भी करनी पड़ेगी। कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट सर, स्टेट द मैटर दैट कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट बाय सीएनडीजी में कवर द रिपोर्टिंग। अभी कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट के अंदर कौन कौन से मैटर उसको चेक करने हैं, इंपॉर्टेंट है ये वाला, इंपॉर्टेंट लगता है मुझे बहुत ज्यादा, बहुत बार आपसे आ भी है एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है एक इशू। कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट के अंदर क्या क्या इशू ऑडिटर को देखने पड़ेंगे, मतलब सीएनडीजी को। कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट को सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिवली देखना है, सब कुछ, सब कुछ मतलब सब कुछ। अपन को रिव्यू करनी है परफॉर्मेंस ऑफ अ पब्लिक अंडरटेकिंग, पब्लिक अंडरटेकिंग की परफॉर्मेंस रिव्यू करनी है, इफिशिएंसी भी चेक करनी है। इफिशिएंसी मतलब जो भी काम कर रही है वो इफिशिएंटली कर रही है, अपन को ये भी देखना है। तो इसीलिए इफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट भी कहते हैं इसको, इफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट भी कहते हैं। इसके अंदर सारे एस्पेक्ट लगाने पड़ेंगे अपन को, फाइनेंशियल, कंप्लायंस, परफॉर्मेंस, सब कुछ का होलिस्टिक अप्रोच, मतलब सब कुछ करना पड़ेगा, कॉम्प्रिहेंसिवली ऑडिट करनी पड़ेगी, फाइनेंशियल, कंप्लायंस, परफॉर्मेंस ऑडिट के सब कुछ लगाना पड़ेगा इसके अंदर। तो इसके अंदर जनरली ऑडिटर क्या चेक करता है क्वेश्चन में, जैसे कि क्या क्या इशू एग्जामिन करता है वो ऑडिटर इसके अंदर। तो इसके अंदर मैं पहले तो याद कराने के थोड़ा बता दूं कि जब भी आपको इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आर&डी के अंदर, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आप जब भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आप जो भी कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो देखना कि यार इस रिसर्च डेवलपमेंट से मेरी कितनी कैपिटल लगने वाली है, उसमें मुझे क्या रिटर्न मिलेगा, मेरी कितनी कैपिटल लगने वाली है उसमें मेरे को क्या रिटर्न मिलेगा। रिटर्न तो मिलेगा, फिर मैं अगर किसी लाइक मशीनोग्राम में मैं अगर कहीं भी इन्वेस्ट करूँ तो भाई रिपेयर मेंटेनेंस की कॉस्ट भी तो आएगी, रिपेयर मेंटेनेंस की कॉस्ट भी तो बार बार आएगी। कभी भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप आर&डी के अंदर, कभी भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप आर&डी के अंदर, तो सोच लेना इसकी क्या कैपिटल की कॉस्ट क्या लगने वाली है, तो क्या कैपिटल की कॉस्ट लगने वाली है, प्लस का मुझे रिटर्न क्या मिलेगा, क्या कैपिटल कॉस्ट लगने वाली है प्लस का रिटर्न क्या मिलेगा, प्लस जो भी मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा भी आएगा। पर अब जो भी आप काम कर रहे हो ना वो अच्छी प्लानिंग के हिसाब से करना, बिल्कुल अच्छी प्लानिंग के हिसाब से करना। अगर आपका पास प्लानिंग के लिए कुछ नहीं है तो प्लानिंग के लिए कोई नया साउंड सिस्टम भी ले आओ, कोई नया साउंड सिस्टम भी ले आओ। अगर प्लानिंग के लिए कुछ नहीं है तो प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन के लिए एक अच्छा सा सिस्टम भी ले आओ, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन के लिए एक अच्छा सा सिस्टम भी ले आओ। प्लानिंग अच्छे से करो, अगर आपको कुछ नहीं है प्लानिंग के लिए तो एक अच्छा सा सिस्टम भी ले आओ, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्शन और परचेज रिलेटेड पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्शन और परचेज रिलेटेड पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए। तो अपन ने क्या पढ़ा, जब भी अपन आर&डी में कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखनी है, उससे रिटर्न कितना मिलेगा, और उसके बाद रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा भी तो आएगा। अपन को कभी भी रिपेयर रिसर्च डेवलपमेंट करनी है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखनी पड़ेगी, और रेट ऑफ रिटर्न भी तो देखना पड़ेगा अपन को, और उसके ऊपर रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा भी तो आएगा। तो क्या एनटीटी ने, अपन को ऑडिटर को देखना पड़ेगा क्या एनटीटी ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम को लगाए है क्या, उससे कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, प्लस कितनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपन ने सोची थी कि अब प्लानिंग करी थी यार इतनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में लगने वाली, वो असली में अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी लगी किसी काम को करने के लिए, वो भी उसको देखना पड़ेगा। प्लस क्या जो अपन ने प्लान करा था कि इतना रेट ऑफ रिटर्न तो मिल ही जाएगा, और मिला क्या। प्लस अपन को देखना पड़ेगा कि एनटीटी के पास कोई एडिक्वेट सिस्टम है कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस एडिक्वेटली टाइम टू टाइम हो जाए, वरना भयंकर दिक्कत आ जाएगी बाद में। फिर अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन एक पॉइंट पढ़ लिया अपन ने कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कितना इन्वेस्टमेंट करना है, वो देख लो कि कितनी कैपिटल लगने वाली है, उस पर कितना रिटर्न आएगा, उस हिसाब से रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी आपको चाहिए होंगे क्या। पूरा प्रोजेक्ट की प्लानिंग अच्छे से करना, चाहे प्रोजेक्ट फॉर्मेशन सिस्टम परचेस करना पड़े आपको, जो भी पूरा प्रोजेक्ट की प्लानिंग करनी है ना वो अच्छे से करना है आपके लिए, चाहे कोई नया प्रोजेक्ट भी नया कोई प्रोजेक्ट फॉर्मेशन सिस्टम भी परचेस करना पड़े तो वो भी कर लेना। प्लानिंग अच्छे से करना, कोई नया प्रोजेक्ट फॉर्मेशन सिस्टम भी करना पड़े आपको लेना पड़े तो वो भी ले लेना। तो प्रोजेक्ट की प्लानिंग आपको अच्छे से करनी है। तो क्या कोई भी पुअर प्लानिंग या इनएफिशिएंट प्रोजेक्ट प्लानिंग थी क्या, ठीक है ना, तो कोई भी पुअर या इनएफिशिएंट प्लानिंग प्रोजेक्ट प्लानिंग थी क्या।
और अगर आपके पास कोई सिस्टम था प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन का तो वो साउंड था ना, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन का सिस्टम था तो वो साउंड होना चाहिए, कोई भी इनएडिक्वेसी उसमें नहीं होनी चाहिए। तो कोई भी पुअर प्रोजेक्ट प्लानिंग नहीं होनी चाहिए, और जो भी प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन था अपने पास, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन का सिस्टम था, वो बिल्कुल साउंड होना चाहिए। तो ये प्लानिंग अच्छे से कर लेना, कोई भी प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन सिस्टम हो तो वो साउंड होना चाहिए, प्रोजेक्ट प्लानिंग अच्छे से होना चाहिए, कोई भी प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन का सिस्टम था तो साउंड हो जाना चाहिए। उस वक्त परचेज रिलेटेड और प्रोडक्शन रिलेटेड पॉलिसी, किसकी, प्रोडक्शन और परचेज रिलेटेड पॉलिसी, कि जितना भी मेरा प्लांट प्रोडक्शन था वो अचीव हो गया क्या, प्लांट प्रोडक्शन अचीव हो गया है क्या, जो भी मैंने प्लान किया था कितना प्रोडक्शन हो जाएगा वो अचीव हुआ क्या। प्लस परचेज पॉलिसी एडिक्वेट है ना, जितनी अपने परचेज करनी थी वो एडिक्वेट ही अपने परचेज करा है, सही कॉस्ट में करा है प्लान डिग्राम। कॉस्ट कंट्रोल मेजर, ये 9 पॉइंट है, कॉस्ट कंट्रोल मेजर एडिक्वेट तो है ना, अपन कॉस्ट बिल्कुल अच्छे से कंपेयर कर रहे हैं, इनएफिशिएंसी कम है, वेस्टेज अपन कम कर रहे हैं, ये सारी की पॉलिसी सही है या नहीं है वो देखें। अब ये 9 पॉइंट मैंने तुमको लगभग याद तो करा दी, पर 9 याद नहीं करने थे, मतलब आप केवल 5 से 6 पॉइंट याद रखो, मैंने बहुत बार बोला है, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन आना है वो 5 से 6 मार्क्स का आना है, 5-6 मार्क्स लिख के आ जाओगे, काफी पूरे नंबर मिल जाएंगे। पर पढ़ने सारे क्योंकि एमसीक्यू कैसे भी आ सकता है, केस स्टडी कैसे भी आ सकता है, पर रट्टा कितना मारना है यार। अच्छा, प्रोप्राइटरी ऑडिट, अब कौन सी बारी आ गई भाई साहब, प्रोप्राइटरी ऑडिट। प्रोप्राइटरी ऑडिट के अंदर कुछ भी नहीं भाई, जब भी आप कोई पैसा खर्च कर रहे हो तो गवर्नमेंट का समझ के अंधाधुंध पैसा मत उड़ा दो। कभी भी आप पैसा खर्च कर रहे हो तो आप देखो कि वो पब्लिक के इंटरेस्ट में काम आ रहा है नहीं आ रहा है, या आप अंधाधुंध पैसा यूज ले रहे हो, खुद के पर्पस के लिए यूज नहीं ले रहे। अगर ये समझो कि आप कोई पैसा उड़ा रहा है, कोई मिनिस्टर वगैरह, अगर वो खुद का पैसा होता तो भी क्या आप इसी तरीके से अंधाधुंध उड़ाते, या इस जगह रिक्वायरमेंट थी क्या असली में, या वेस्टफुली यूं ही लगा दिया। मतलब कोई भी कॉमन मैन पैसा यूज करने के पहले कुछ फाइनेंशियली दिमाग लगाता है ना, फाइनेंशियल प्रूडेंस, वो लगाओ कि अगर खुद का पैसा होता तो मैं क्या दिमाग लगा के करता, ये वेस्टफुली तो नहीं कर रहा, किसी स्पेसिफिक पर्सन के भले के लिए कर रहा हूँ, गवर्नमेंट का पैसा है उड़ा दो अंधाधुंध, पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए, कॉमनली कस्टड में एक्सेप्टेड होना चाहिए, क्या कॉमनली ऐसे एक्सपेंडिचर हम करते हैं, वो सारा एक फाइनेंशियल प्रूडेंस देख के करना पड़ेगा। गवर्नमेंट के पीएससी में ये भी चेक करना पड़ेगा कि अंधाधुंध वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ना हो। मेरा खुद का पैसा होता किसी नॉर्मल पर्सन का तो क्या वो यहाँ पे खर्चा करता नहीं करता। प्रिंसिपल प्रोप्राइटरी ऑडिट के अंदर तो भाई केवल ये फाइनेंशियल और कंप्लायंस ऑडिट पे नहीं रुका हुआ पीएसयू, इसमें एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, इकोनॉमी भी चेक करनी है, प्लस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना है प्रोप्राइटरी ऑडिट में कि वो पीसीसी फॉलो कर रहा है, नहीं क्या कर रहा है, पीसीसी, पब्लिक के इंटरेस्ट में होना चाहिए वो खर्चा, कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम में होना चाहिए, सी, पीसीसी, पब्लिक के इंटरेस्ट में होना चाहिए, कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम में होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट, कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम, स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट, पब्लिक इंटरेस्ट, कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम और स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट, पब्लिक इंटरेस्ट, कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम और स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट, पब्लिक इंटरेस्ट, कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम और स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट, पब्लिक इंटरेस्ट, commonly accepted custom or standard on conduct, public interest, commonly accepted custom or standard on conduct, public interest, commonly accepted custom or standard on conduct, public interest, commonly accepted custom or standard conduct। तो PCC, public interest, commonly accepted custom और standard of conduct, तो ये 3 चीजें आपको चेक करनी पड़ेगी। प्लस अप्रोप्रिएट एक्सपेंडिचर कराना, फाइनेंशियल प्रूडेंस दिमाग लगा के, पब्लिक के इंटरेस्ट में कोई भी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर आपने नहीं करा, अगर खुद का पैसा होता तो क्या सेम दिमाग विजिलेंस लगा के आप एक्सपेंडिचर यही करते, तो ये प्रोप्राइटरी ऑडिट में आपको चेक करना पड़ेगा। अब इसके प्रिंसिपल क्या है, खर्चा आप बिना फालतू वेस्टफुल मत करना, जितना चाहिए था उतना ही करना, जितना चाहिए था उतना ही करना, खुद के भले के लिए, खुद के एडवांटेज के लिए, या किसी स्पेसिफिक पर्सन के एडवांटेज के लिए मत करना कि हमने मिलने वाले वगैरह के लिए। तो आप जो गवर्नमेंट का पैसा यूज लो, एक तो कोई वेस्टफुल एक्सपेंडिचर मत करना, खुद के दिमाग फाइनेंशियल प्रूडेंस लगा के करना कि खुद का पैसा होता तो वही करते क्या, तो कोई भी मोर देन ओकेजन ऑफ डिमांड मतलब वेस्टफुल मत करना एक्सपेंडिचर कोई भी, प्लस आपके खुद के भले के लिए या किसी आपके जान पहचान वाले भले के लिए मत करना, और कोई भी आपको बेनिफिट अदर देन रिम्यूनरेशन नहीं मिलना चाहिए। नॉट प्राइमा फेसी मोर देन ओकेजन ऑफ डिमांड, जितना डिमांड करती थी ओकेजन उतना ही मिला, फाइनेंशियल प्रूडेंस खुद का दिमाग लगा के अपन ने करा, ठीक है। अपना वो जो पैसा लगाने से ऐसा नहीं कि खुद का फायदा ले रहे, गवर्नमेंट मिनिस्टर खुद के जेब में पैसा डाल रहा है, ऐसा नहीं, प्लस पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए वो मतलब खुद के रिश्तेदार, कम्युनिटी, स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए, हेल्प के लिए, ऐसा नहीं, ऐसा भी मत करना। आप खुद के भले के लिए, अपने दोस्तों के भले के लिए, मतलब पर्टिकुलर पर्सन के लिए मत करना। प्लस मुझे रिम्यूनरेशन के अलावा और कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, रिम्यूनरेशन के अलावा कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए, खुद के भले के लिए नहीं, सामने वाले दोस्तों के भले के लिए नहीं, प्लस रिम्यूनरेशन के अलावा मुझे और कुछ भी नहीं मिल रहा। प्रोप्राइटरी ऑडिट का आप ना क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या, हाँ जी, प्रोप्राइटरी में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है। प्रोप्राइटरी में मैंने कहा कि नॉर्मल दिमाग लगा के कोई बंदा यहाँ पे एक्सपेंडिचर करता कि एक्सपेंडिचर सही है या नहीं, यहाँ पे करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था, तो अभी कैसे सोचे, तो बहुत सब्जेक्टिव टर्म है, मोरल टर्म है, बहुत मोरल और सब्जेक्टिव टर्म है। यहाँ पे अपन को जनरली अपन इवेल्यूएट नहीं कर पाएंगे कि भाई गवर्नमेंट कंपनी के अपन ऑडिट कर रहे हैं तब उसके लिए केस अलग होगा, प्राइवेट कंपनी के ऑडिट कर रहे हैं तो उसके लिए केस अलग होगा, बहुत सब्जेक्टिव टर्म है, सबका दिमाग, कोई बोलेगा कि हाँ यहाँ पे पैसा लगाना चाहिए था, कोई बोलेगा नहीं यहाँ पे पैसा नहीं लगाना चाहिए था, बहुत मोरल और सब्जेक्टिव टर्म है। अब कोई
बोलेगा वो एयर से ट्रैवल करके गए अपने, जैसे मोदी जी गए, तो कोई बोलेगा कि वो ट्रेन से जा सकते थे, गाड़ी से जा सकते थे, इतना पैसा क्यों उड़ा रहे, पर एयर से जा रहे हैं तो एयर से जाने पे उनका टाइम भी तो सेव हो रहा है, तो टाइम सेव हुआ वो भी तो अपन को देखना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा मोरल और सब्जेक्टिव टर्म है ये, यहाँ पे बहुत चीजें फंस जाते हैं। प्रोप्राइटरी बहुत मोरल टर्म है। फाइनेंशियल अकाउंट तो बहुत इजीली वेरीफाई कर सकते हैं कि ओनरशिप इसकी है नहीं है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सही हुआ है नहीं है, पैसा वैसा वो तो देख सकते हैं। पर प्रोप्राइटरी ऑडिट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है अपने अंदर, इसमें इनहेरेंट सब्जेक्टिविटी होती है कि पब्लिक इंटरेस्ट में था नहीं था, और पीसीसी था नहीं था, पब्लिक इंटरेस्ट कॉमनली कंसेप्टेड एक्सचेंज और स्टैंडर्ड और कंडक्ट में था नहीं था। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए जो ऑडिट के रूल लगते हैं वो एग्जिट प्राइवेट सेक्टर पर नहीं लगा सकते हैं। अब मोरल एलिमेंट होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, वो देखना पड़ेगा एयर से ट्रैवल करा तो क्या फायदा है क्या नुकसान है, वो सब। प्रोप्राइटरी ऑडिट के एलिमेंट कंपनीज एक्ट के अंदर अपना जो कंपनी एक्ट तो इसे हटा दिया, मैंने बोला था ना कि जब कारो पढ़ाए थे तो कारो के अंदर कंपनीज एक्ट की मैं तुमको नीचे वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो उसके अंदर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 अपन पढ़ा था वहाँ पे, तो वो वहाँ का 140 सबसेक्शन 1 वो प्रोप्राइटरी एलिमेंट अपन उधर पढ़ चुके, वो प्लस कारो के अंदर भी जो क्लोजेस लगे हुए हैं वो भी प्रोप्राइटरी एलिमेंट्स के अंदर आते हैं, वो कारो के अंदर कंपनी के वाले वीडियो के अंदर, मतलब कारो की वीडियो देख लेना उसी में कवर हो जाएगा ये। ओके, तो ये उधर अपन पढ़ चुके हैं एग्जैक्ट। अब बची आई अपनी परफॉर्मेंस ऑडिट की, लास्ट वाली ऑडिट ही है अपना। हाँ, ये परफॉर्मेंस ऑडिट अपनी लास्ट वाली ऑडिट है बिल्कुल। परफॉर्मेंस ऑडिट अपन पढ़ेंगे भाई साहब, क्या पढ़ेंगे अपन, परफॉर्मेंस ऑडिट पढ़ेंगे। तो परफॉर्मेंस ऑडिट जो अपन पढ़ेंगे ना सर, परफॉर्मेंस ऑडिट के अंदर अपन को देखना है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करनी है परफॉर्मेंस ऑडिट के अंदर, कि भाई अपना जो पैसा है वो जो भी गवर्नमेंट पैसा यूज दे रही है किसका है, अपना अपना आम आदमियों का है ना, जनरल पब्लिक का, अपने टैक्सेशन अपने जीएसटी वगैरह इनका ही तो पैसा जा रहा है। तो पब्लिक की अकाउंटेबिलिटी की, पब्लिक का एक्सपेंडिचर आप यूज दे रहे हो पब्लिक का पैसा, तो आप कहीं पे लगा रहे हो रिसोर्सेज वगैरह में, रोडे बना रहे हो कर रहे हो, तो पब्लिक के लिए अकाउंटेबल होना आप, तो आपको वो देखना पड़ेगा परफॉर्मेंस ऑडिट के अंदर। इंडिपेंडेंट असेस करनी है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस की, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस कैसी है जिससे अपन इंप्रूव कर सके पब्लिक की अकाउंटेबिलिटी। क्या इंप्रूव कर सकते हैं, पीडीसी, पब्लिक की अकाउंटेबिलिटी। डिसीजन मेकिंग ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग कि नहीं यार ये वाला तो गलत चल रहा है, इसको थोड़ा बदल देते कि यार ये वाला खर्चा नहीं करना, अगली बार ऐसा करेंगे, इस तरीके से करेंगे, ये पॉलिसी लगाएंगे, तो पब्लिक के लिए अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। अपन जब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं तो अंधाधुंध गवर्नमेंट तो हर पे पैसा यूज लेती रहेगी, तो पब्लिक की अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी। अपन पब्लिक ये क्या है, मतलब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इंडिपेंडेंटली इवेल्युएट करना ताकि पब्लिक की अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाए, पब्लिक के लिए अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाए, पब्लिक के लिए अकाउंटेबल है ऑफ कोर्स गवर्नमेंट, क्योंकि वो पब्लिक का पैसा है, ताकि डिसीजन मेकिंग की गवर्नमेंट सही से ले पाए और कुछ भी करेक्टिव एक्शन लेना है तो वो भी ले पाए। तो पीडीसी क्या भाई, पब्लिक के लिए अकाउंटेबिलिटी, डी से डिसीजन मेकिंग, सी से करेक्टिव एक्शन, तो या तो पीसीडी कर लिया पीडीसी कर लो, वो देख लो, ठीक है। तो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, डी से डिसीजन मेकिंग, सी से करेक्टिव एक्शन, पी से पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, डी से डिसीजन मेकिंग, सी से करेक्टिव एक्शन, पी से पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, डी से डिसीजन मेकिंग, सी से करेक्टिव एक्शन, पी से पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, डी से डिसीजन मेकिंग, सी से करेक्टिव एक्शन, पी से पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, डी से डिसीजन मेकिंग, सी से करेक्टिव एक्शन, पी से पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, डी से डिसीजन मेकिंग, सी से करेक्टिव एक्शन, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, सी से करेक्टिव एक्शन। सी एंड एज ऑडिट करता है इसकी अकाउंटेबिलिटी क्यों चाहिए, ई अचीव हुआ नहीं हुआ क्योंकि टैक्स पेयर से ही टैक्सेशन वगैरह से पैसा मिल रहा है हमको, मतलब वो हमारे पैसे तो यूज ले रही है गवर्नमेंट। तो इसके अंदर तीन चीजें चेक करते हैं पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के अंदर, कि कोई भी पैसा पॉलिसी वगैरह गवर्नमेंट कोई भी स्कीम ला रही है तो वो ई होना चाहिए, इफिशिएंटली इफेक्टिवली और इकोनॉमिकली। ऐसा होना चाहिए कि जो भी गवर्नमेंट काम कर रही है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो इकोनॉमिकली काम करे, मतलब लो कॉस्ट, सबसे लो रिसोर्सेज लेके बिल्कुल काम करे। मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज, कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज बिल्कुल मिनिमाइज करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज बिल्कुल मिनिमाइज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बेस्ट प्राइस के अंदर चीजें खरीदो, बेस्ट प्राइस के अंदर काम करो, ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मटेरियल रिसोर्सेज, सारे कैपिटल को अच्छे से यूज लो। अब इफिशिएंसी क्या होती है, कम से कम इनपुट देके ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकालना, वही तो होता है इनपुट आउटपुट रेशियो, तो कम से कम इनपुट देके ज्यादा ज्यादा आउटपुट निकालना। तो इनपुट आउटपुट रेशियो की आउटपुट मैक्सिमाइज करो और इनपुट मिनिमम लगाओ, तो वो होता है इफिशिएंसी ऑडिट। तो इफिशिएंसी ऑडिट के अंदर अपन को भाई साहब ये चीजें अपन को चेक करनी होती है, बिल्कुल बेसिक चीजें, बिल्कुल ध्यान से सुनो, बिल्कुल नॉर्मल चीजें। इफिशिएंटली प्रोसेसर बनाओ चीजों को प्रोकर करने के लिए, इफिशिएंट प्रोसेसर बनाओ, कोई भी प्रोसेसर पॉलिसी वगैरह बनाते हैं ना अपन, पॉलिसी प्रोसेसर वगैरह, इफिशिएंट पॉलिसी प्रोसेसर बनाओ चीजों को प्रोकर करने के लिए, खरीदने के लिए। फिर पॉलिसी कुछ खरीदा तो उसको यूज करेंगे, कुछ खरीदा तो उसको यूज करेंगे, यूज करने के बाद जो बचा उसको स्टोर करेंगे, यूज करने के बाद जो भी बचा उसको स्टोर करेंगे। इफिशिएंटली प्रोसीजर बनाओ पॉलिसी को, कुछ चीज को
प्रोकर करने किसी भी चीज को प्रोकर करने के लिए अपन ने प्रोसेस बनाया तो उसको प्रोकर करा, तो प्रोकर करने के बाद उसको अपन ने यूज करा, प्रोकर करने के बाद अपन ने उसको यूज किया, खरीदा, उसको यूज करा, जो भी बचा खरीदा यूज करा, जो भी बचा उसको प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट करेंगे, मतलब स्टोर करेंगे, उसको प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट करेंगे, मतलब स्टोर करेंगे अच्छी जगह से। तो भाई अपन ने कुछ भी खरीदा, यूज करा, प्रोटेक्ट करा, तो इफिशिएंट प्रोसेस बनाना है, उसमें इफिशिएंट प्रोसेस बनाना जिससे अपने प्रोग्राम के सारे ऑब्जेक्टिव कॉस्ट इफेक्टिवली और इफिशिएंटली अचीव हो जाए, जिससे भी अपने पूरे ऑब्जेक्टिव थे ना वो इफिशिएंटली इफेक्टिवली अचीव हो जाए, जितनी भी अपने उसके ऑब्जेक्टिव थे वो इफिशिएंटली इफेक्टिवली अचीव हो जाए, जो भी अपने ऑब्जेक्टिव हो इफिशिएंटली इफेक्टिवली अचीव हो जाए, इफिशिएंटली इफेक्टिवली अचीव हो जाए, तो जिससे भी अपने ऑब्जेक्टिव थे वो इफिशिएंटली इफेक्टिवली अचीव हो जाए, इफिशिएंटली इफेक्टिवली अचीव हो जाए। इफिशिएंट प्रोसेसर बनाओ, अच्छे वाले प्रोसेसर बनाओ, पॉलिसी बनाओ, चीजों को प्रोकर करने के लिए इफिशिएंट प्रोसेसर बनाओ, चीजों को प्रोकर करने के लिए, उसको यूज करने के लिए, जो भी बचा उसको प्रोटेक्ट करो, जो भी बचा उसको प्रोटेक्ट करो, यूज के 2 पॉइंट है, ठीक है ना, तो भी उसको प्रोटेक्ट करो ताकि अपने ऑब्जेक्टिव इफिशिएंटली और इफेक्टिवली मीट हो जाए, ताकि अपना ऑब्जेक्टिव इफिशिएंटली और इफेक्टिवली मीट हो जाए, ठीक है, अपन यही पढ़ा था, तो वही तो इफिशियंसी चेक करनी है अपन को, इफिशिएंट ऑपरेटिंग प्रोसेसर होने चाहिए रिलेटिंग टू यूज करने के लिए, प्लस उसको कोई भी चीज खरीद रही हो आप तो सस्ते से सस्ते भाव में खरीदो, तो वो प्रोक्योरमेंट की भी अच्छे से अच्छे प्रोसेसर होने चाहिए, प्लस चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो, फाइनेंशियल रिसोर्स या कोई भी रिसोर्स हो, उसको अच्छे से इफिशिएंटली यूज करो, वही यूज के रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट हो गए, प्लस ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज लो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अपन ने पढ़ा हुआ है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज यूज लो, चाहे स्टाफ हो, इक्विपमेंट हो, फैसिलिटी, सबको ऑप्टिममली यूज करो, ठीक है। उसके बाद रिसोर्सेज को जो बच गए उसको प्रोटेक्ट करो, अच्छे से मेंटेन करो, फिर उसके बाद जो भी ऑब्जेक्टिव था वो आपका कॉस्ट इफेक्टिवली मीट हो जाना चाहिए, जो भी ऑब्जेक्टिव था वो कॉस्ट इफेक्टिवली मीट हो जाना चाहिए, और एंटिटी की एक्टिविटी वगैरह इफिशिएंटली मैनेज हो जानी चाहिए, एक्टिविटी इफिशिएंटली मैनेज हो जानी चाहिए, efficiently। ठीक है सर, ये हो गया अपना इफिशियंसी। अब इफेक्टिवनेस की बारी है, इफिशिएंसी हुई, एक तो चीजों को मिनिमम इनपुट देके मैक्सिमम आउटपुट लेना, पर असली में ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ नहीं हुआ वो होता है इफेक्टिवनेस देखना पड़ेगा कि असली में अपना ऑब्जेक्टिव मीट हुआ या नहीं हुआ है, ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ है या नहीं हुआ है, वो उसमें देखना पड़ेगा अपन को, इफेक्टिवनेस देखना पड़ेगा। तो इफेक्टिवनेस के अंदर अपन क्या देखेंगे कि भाई जो हमने डिजायर्ड रिजल्ट सोचा था, जो हमने डिजायर्ड रिजल्ट सोचा हुआ था वो मीट हुआ नहीं हुआ, वो मीट हुआ नहीं हुआ, जो भी हमने डिजायर्ड रिजल्ट सोचा हुआ था कि यार ये होना चाहिए वो मीट हुआ ही नहीं हुआ, नहीं यार जितना हमने सोचा था उतना सेटिस्फैक्टरी मीट तो नहीं हुआ, जितना हमने सोचा था वो मीट हुआ नहीं हुआ, नहीं यार जितना सोचा था उतनी सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस तो नहीं आई, जितना सोचा था उतनी सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस तो नहीं आई यार, तो एक काम कर, कोई अल्टरनेटिव तरीका भी तो तूने सोचा होगा, वो अल्टरनेटिव तरीका लगा ले, तो कोई अल्टरनेटिव भी तो तूने देखा होगा ज्यादा इफेक्टिव वाला, वो लगा ले, नहीं यार देखा तो था पर वो अल्टरनेटिव तरीका है तो लॉ एंड रेगुलेशन से भिड़ रहा था, या फिर मेरे ही अंदर पॉलिसी वगैरह के साथ में कॉम्प्लीमेंट था या डुप्लीकेट काम हो रहा था, फिर नहीं जमा वो अल्टरनेट भी है, तो लॉ एंड रेगुलेशन बीच में आ रहा था, डुप्लीकेसी वगैरह बहुत ज्यादा हो रही थी। अच्छा चलो, तो इफेक्टिवनेस फिर मॉनिटर करते रहना टाइमली, कि कभी ना कभी तो इफेक्टिव हो ही जाएगा, तो उसको मॉनिटर करते रहो टाइम, जो तुमने सोचा था उतना उसको अचीव हुआ नहीं हुआ, जो तुमने सोचा था वो डिजायर्ड रिजल्ट वो मिला नहीं मिला, नहीं यार इतनी सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस तो नहीं आई, नहीं यार इतनी सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस तो नहीं आई, तो कोई आपने अल्टरनेटिव सोचा, कोई आपने अल्टरनेटिव देखा ही होगा ना, हाँ अल्टरनेटिव देखा, पर या तो लॉ एंड रेगुलेशन से वो भिड़ रहा था, या फिर डुप्लीकेसी ज्यादा मिल रही थी, या फिर लॉ एंड रेगुलेशन ज्यादा मिला था, या फिर डुप्लीकेसी मिल रही थी, ठीक है, तो फिर उसको मॉनिटर करते रहना टाइमली इफेक्टिवनेस को। डन सर। डिटरमाइन करो कि आपका क्या प्रोग्राम अचीव कर रहा है, क्या डिजायर्ड डेवलप प्रोग्राम रिजल्ट, क्या आपको डिजायर्ड जितना चाहिए था रिजल्ट वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, मतलब इफेक्टिव है या नहीं है प्रोग्राम, कौन कौन से, मतलब नहीं यार इतनी सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस तो नहीं है, तो कौन कौन से फैक्टर है इनहेबिट कर रहे हैं आपकी सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस को, इनहेबिट कर रहे हैं कौन कौन से वो फैक्टर है, तो आपने कोई अल्टरनेटिव भी तो देखा होगा कि कोई भी मैनेजमेंट ने कोई अल्टरनेटिव चेक करा है क्या, कि जिससे कि मतलब लो कॉस्ट के अंदर ज्यादा काम हो जाए या फिर उसको ज्यादा इफेक्टिवली बना पाए, ये दोनों पॉइंट अल्टरनेटिव के लिए, मेरे मैनेजमेंट कंसीडर एनी अल्टरनेटिव जिससे डिजायर्ड रिजल्ट लो कॉस्ट में अचीव हो जाए, या फिर वे टू मेक प्रोग्राम मोर इफेक्टिवली, वे टू मेक प्रोग्राम मोर इफेक्टिवली, ये देखा है कि हाँ अल्टरनेटिव देखा था, पर किसमें लॉ एंड रेगुलेशन बीच में आ रहे हैं, या फिर डुप्लीकेसी हो रहा था अपना, कॉम्प्लीमेंट डुप्लीकेसी हो रहा था अपना इसमें।
तो हाँ भाई, देखा था कंप्लायंस विद द लॉ एंड रेगुलेशन में, या तो तो मतलब अपन को देखना है कि क्या जो भी अपन काम कर रहे हैं वो पूरा का पूरा लॉ एंड रेगुलेशन से कंप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो भी अपन काम कर रहे हैं वो लॉ एंड रेगुलेशन से कंप्लाई कर रहा है नहीं कर रहा, वेदर द प्रोग्राम कॉम्प्लीमेंट या फिर डुप्लीकेट कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है कि रिलेटेड प्रोग्राम को, एक प्रोग्राम जो अपन बना रहे हैं काम कर रहे हैं वो क्या किसी दूसरे प्रोग्राम को कॉम्प्लीमेंट या फिर ओवरलैप कर रहा है क्या, कोई भी कॉम्प्लीमेंट ओवरलैप कर रहा है क्या। असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोग्राम, फिर फाइनली अपन को क्या, हाँ भाई इफेक्ट, ठीक है भाई, इफेक्टिवनेस मॉनिटर करते रहते टाइमली टाइमली, तो इफेक्टिवनेस मॉनिटर करना प्रोग्राम की, एडिक्वेसी ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग, एक तो इफेक्टिवनेस मॉनिटर करते रहना, तुम प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस कितना है उसको असेस करते रहना, प्लस एडिक्वेसी जो भी अपन ने सिस्टम लगा रखा है ना कंट्रोल सिस्टम की, उसको प्रोग्राम को मॉनिटर करने का कि वो इफेक्टिव है या नहीं है, वो सही है या नहीं है अपना मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम। तो ये पॉइंट होगा इफेक्टिवनेस रिलेटेड। तो अपना इकोनॉमी हो गया, एफिशिएंसी हो गया, और फिर इफेक्टिवनेस भी हो गया सर। सीएनडेजी ऑडिट, अब सीएनडेजी चाहे तो इसकी भी सप्लीमेंट्री और टेस्ट ऑडिट करा सकता है, जो अपने पहले पढ़ा था वैसे। प्लानिंग क्या होती है परफॉर्मेंस ऑडिट के लिए, प्लानिंग क्या क्या करनी होती है, ये पहले नीचे से जाते हैं अपन, उसके बाद ऊपर आएंगे। ये प्लानिंग ऑडिट यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट में दे रखा है, मतलब जो क्वेश्चन आता है उसके अंदर। प्लानिंग के अंदर कुछ भी नहीं भाई, प्लानिंग अगर आपको देखनी है ना कि परफॉर्मेंस ऑडिट के लिए क्या प्लानिंग करनी होती है, बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है। सबसे पहले मैं एंटिटी को समझूंगा, सामने वाले को समझूंगा, क्या करूंगा मैं, प्लान, मुझे भाई किसी ऑडिट करनी है, परफॉर्मेंस ऑडिट करनी है, तो सबसे पहले तो मैं सामने वाले को समझूंगा, सामने वाले को मतलब एंटिटी को समझूंगा, फिर उसके बाद देखूंगा कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिट करने का। पहले मैंने सामने वाले को समझा, एंटिटी को रखूं, तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या ऑडिट करने का, अच्छा सामने वाला ऐसा है, मेरा ऑब्जेक्टिव ये, तो मैं उस हिसाब से ऑडिट के मेरे क्राइटेरिया, ऑडिट की अप्रोच, मुझे कौन कौन सा स्टाफ चाहिए, मैट्रिक्स, टाइम टेबल, सबको डिसाइड कर लूंगा। बहुत बेसिक है भाई, बहुत बेसिक है। मैं पहले सामने वाले को समझूंगा, एंटिटी को समझूंगा, फिर मेरा ऑब्जेक्टिव क्या ऑडिट करने का, मेरा ऑब्जेक्टिव स्कोप क्या है ऑडिट करने का, तो मैं सामने वाले को समझ गया मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप वगैरह क्या है ऑडिट करने का, उस हिसाब से मैं मेरा ऑडिट का क्राइटेरिया, अप्रोच, मुझे क्या क्वेश्चन पूछने हैं, क्या टीम चाहिए, क्या मैट्रिक्स है, क्या क्या मुझे टाइम टेबल वगैरह रिसोर्सेज चाहिए होंगे, वो सब मैं सोच लूंगा। फिर फाइनली जो भी ऑडिट का प्रोग्राम बनेगा वो मेरी सामने वाली एंटिटी जो भी उसको इंटीमेट कर दूंगा, जो भी ऑडिट का प्रोग्राम बनेगा सामने वाले ऑडिट एंटिटी को इंटीमेट कर दूंगा। तो भाई पहले बस सामने वाले को समझूंगा, अंडरस्टैंड द एंटिटी, फिर मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है ऑडिट करने का, उस हिसाब से मैं मेरे ऑडिट का क्राइटेरिया, स्कोप वगैरह देख लूंगा कि मुझे क्या क्या क्वेश्चन पूछने हैं, उसके लिए क्या क्या बंदे चाहिए होंगे, ऑडिट का मैट्रिक्स डिसाइड कर लूंगा, क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे वो सब देख लूंगा, ऑडिट का क्राइटेरिया, अप्रोच, क्या क्या क्वेश्चन पूछूंगा, कौन कौन से टीम के मेंबर चाहिए, डिजाइन कर लूंगा ऑडिट टीम मैट्रिक्स, टाइम टेबल, रिसोर्सेज बना लूंगा, और ऑडिट के प्रोग्राम उसको सामने वाले को मैं इंटीमेट कर दूंगा। बहुत बेसिक हो गया, बहुत बेसिक है तो। तो अपन ने वही अपन ने पढ़ा ना, नीचे नीचे क्वेश्चन आएगा तो ऐसे लिखना, अब यहाँ पे क्या बहुत डिटेल के अंदर है, अंडरस्टैंड कैसे करना है, ऑब्जेक्टिव कैसे डिसाइड करना है, क्राइटेरिया क्या क्या करना है, वो यहाँ पे आ गया। तो अंडरस्टैंड कैसे करना है ये बहुत बेसिक बेसिक है, अब इसको तुम एक बार रीड मार लेना, मैं तुमको ये पढ़ा रहा हूँ कि अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं एंटिटी को अपन, जो फर्स्ट पॉइंट अंडरस्टैंड करना एंटिटी को, एंटिटी के डॉक्यूमेंट लेके, एनुअल रिपोर्ट वगैरह देखिए, उसके लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट, लेजिस्लेटिव मतलब पीएसयू तो गवर्नमेंट कंपनी ना, गवर्नमेंट कंपनी के कुछ लेजिस्लेशन डॉक्यूमेंट्स भी तो होंगे, पार्लियामेंट वगैरह के क्वेश्चन वगैरह, रिपोर्ट वगैरह, तो वो भी, पॉलिसीज कोई भी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या कोई भी जिस भी डिपार्टमेंट के ऊपर ऑडिट कर रहे हैं तो वो पढ़ लेंगे, कोई भी स्पेशल रिसर्च या फिर एकेडमिक रिसर्च उस पर तो पढ़ लेंगे, पास्ट ऑडिट अगर अपन ने उसकी करी हुई है तो उस हिसाब से एंटिटी को समझ लेंगे, मीडिया के अंदर उस एंटिटी के बारे में कुछ आया है तो वो पढ़ लेंगे, मीडिया कवरेज, या फिर कोई भी स्पेशल फोकस ग्रुप की कुछ भी रिपोर्ट आई है तो वो पढ़ लेंगे, वर्ल्ड बैंक, रिजर्व बैंक वगैरह की। क्राइटेरिया क्या होता है कि किसी भी चीज को अपन किसी के अगेंस्ट इवेल्युएट करते हैं तो क्राइटेरिया होता है वो स्टैंडर्ड कि किसके अगेंस्ट इवेल्युएट करना है, तो ऑडिट का मेरा क्या क्राइटेरिया होगा, ऑडिट की क्या अप्रोच होगी, वो अपन को डिसाइड करना पड़ता है ना। तो वो क्या क्राइटेरिया अपन कैसे डिसाइड करेंगे कि भाई किसके अगेंस्ट अपन को चीजें इवेल्युएट करना है, क्राइटेरिया डिसाइड करने के लिए बहुत बेसिक चीज है, क्वेश्चन भी आया भाई आप कैसे क्राइटेरिया डिसाइड करोगे, कौन कौन सोर्स आप कंसीडर करोगे क्राइटेरिया डिसाइड करने के लिए, बहुत बेसिक है। क्राइटेरिया में या तो खुद की पॉलिसी, कंपनी के खुद के अंदर से उठा के पॉलिसी प्रोसीजर, कंपनी के खुद की मैं पॉलिसी प्रोसीजर मैनुअल देख लूंगा, कंपनी के खुद के पॉलिसी प्रोसीजर मैनुअल देख लूंगा, ठीक है, या फिर बाहर से भी मैं आइडिया ले सकता हूँ, बाहर से कैसे कि किसी ने कोई बुक पब्लिश करी हो, एक्सपर्ट की मदद लेके, किसी की रिसर्च वगैरह देख के, ये सब करके भी मैं क्राइटेरिया उठा सकता हूँ। या तो पहले कंपनी के अंदर की पॉलिसी प्रोसीजर मैनुअल,
कंपनी के अंदर की पॉलिसी, प्रोसीजर या फिर मैनुअल। तो पॉलिसी, प्रोसीजर या फिर मैनुअल, प्रोसेस, पॉलिसी, प्रोसीजर या फिर मैनुअल। पहले मैं कंपनी के अंदर के मैं देख लूंगा कि मेरी क्या पॉलिसी प्रोसीजर है इस कंपनी की जिसकी मैं ऑडिट कर रहा हूँ। उस हिसाब से मैं कोई क्राइटेरिया डिसाइड करूंगा कि यहाँ पे कंपनी के अंदर दे रखा है कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो इसके अगेंस्ट इवेल्यूएट करेंगे, कंपनी की जो परफॉर्मेंस होगी उसके अगेंस्ट इवेल्यूएट करेंगे। कंपनी की कोई पॉलिसी या मैनुअल है तो बात ही खत्म हो गई। तो कंपनी की पॉलिसी, स्टैंडर्ड या फिर प्रोसीजर मैनुअल, ये तो कंपनी के अंदर का हो गया, ये तो कंपनी के अंदर का हो गया। या फिर मैं बाहर का भी, बाहर से कि कोई भी साइंटिफिक रिसर्च हो, किसी ने कोई बुक पब्लिश करी है इसके खिलाफ कि इस वाले एंटिटी के अंदर ऑडिट के अंदर आपको ये करना चाहिए, तो उस हिसाब से मैं देख लूंगा। तो ये बाहर वाला कि कोई साइंटिफिक नॉलेज वगैरह हो कोई भी नहीं, या फिर किसी एक्सपर्ट ने बताया हो कि इसकी ऐसे एवेल्यूएट करनी है, कोई बुक्स वगैरह हो, लिटरेचर वगैरह हो, लिटरेचर रिसर्च पेपर वगैरह सब्जेक्ट मैटर की, तो वो मैं पढ़ लूंगा। एक्सपर्ट की ओपिनियन बुक वगैरह, साइंटिफिक नॉलेज, एक्सपर्ट की ओपिनियन बुक वगैरह, साइंटिफिक नॉलेज, एक्सपर्ट की ओपिनियन बुक मतलब लिटरेचर या फिर कोई साइंटिफिक नॉलेज, एक्सपर्ट की ओपिनियन बुक वगैरह मतलब लिटरेचर, और एक्सपर्ट की साइंटिफिक नॉलेज, पब्लिक की क्या, एक्सपर्ट की ओपिनियन, साइंटिफिक नॉलेज और लिटरेचर, एक्सपर्ट की ओपिनियन, साइंटिफिक लिटरेचर और ओपिनियन, एक्सपर्ट की ओपिनियन, साइंटिफिक नॉलेज और लिटरेचर ये। या फिर क्राइटेरिया यूज बाय द सेम एंटिटी और अदर एंटिटी, कोई भी अपनी दूसरी एंटिटी है जो मेरी सेम सिमिलर तरीके की है, वो क्या क्राइटेरिया यूज ले रही है, वही मैं देख लूँ यूज लेने के लिए, वो भी मैं कर सकता हूँ। ये तो कंपनी के अंदर की चीज देखना, पॉलिसी प्रोसीजर मैनुअल, पॉलिसी प्रोसीजर मैनुअल वो देख सकता हूँ। या फिर मैं कंपनी के बाहर का एक्सपर्ट साइंटिफिक नॉलेज बुक्स वगैरह देख सकता हूँ, एक्सपर्ट साइंटिफिक नॉलेज है या फिर लिटरेचर में देख सकता हूँ। तो या तो सेम एंटिटी या फिर इसके अलावा सेम एंटिटी क्या यूज ले रही है मेरी तरह की, या फिर वो अदर एंटिटी क्या यूज ले रही है सिमिलर एक्टिविटीज के लिए। अब ऑडिट का अप्रोच क्या होता है कि मेरे को ऑडिट का क्राइटेरिया अप्रोच देखनी होती है। ऑडिट का अप्रोच कैसे होगा, मैं एनालाइज कर लूंगा प्रोसीजर वगैरह को, केस स्टडी वगैरह के फॉर्म के अंदर मैं देख लूंगा कि कैसे इसको ऑडिट करनी है। वो एग्जिस्टिंग डाटा की मदद लेके मैं उसका इन्वेस्टिगेशन कर लूंगा, डाटा का सर्वे में कर लूंगा, सर्वे से रिजल्ट पता कर लूंगा कि इसको आपको बेनिफिट हुआ, कि आपको बेनिफिट हुआ, कि इस पुलिस से आपको बेनिफिट हुआ, कि आपको बेनिफिट हुआ, क्या एफिशिएंसी थी, क्या सर्वे करके मैं देख सकता हूँ। फिर फाइनली रिजल्ट देख लूंगा कि इनपुट आउटपुट रेशियो कितना आया, क्या आना चाहिए था। या फिर क्वांटिटेटिव चीजें भी चेक कर सकता हूँ कि यार जो कंपनी ने कितना कमाया, कितना एक्सपेंडिचर करा, ये सब चीजें मैं देख सकता हूँ। फिर साथ मुझे क्या क्वेश्चन पूछने, क्या टीम चाहिए होगी, ऑडिट की मैट्रिक्स वगैरह बना लूंगा, टाइम टेबल रिसोर्सेज मुझे क्या रखने हैं वो देख लूंगा, फाइनली इंटीमेट कर दूंगा ऑडिट को, अपना प्रोग्राम ऑडिट को। ठीक है सर। आईसीआई एग्जाम्पल फॉर मिनिमम वेजेस एक्ट, आईसीआई ने एक एग्जाम्पल दिया है मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर अगर आपको ऑडिट करनी है, परफॉर्मेंस ऑडिट, तो आप कैसे करोगे कि कुछ ना जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट निकाले हुए है गवर्नमेंट ने कि हर एक एम्प्लॉय को मिनिमम वेजेस आपको देनी, किसी मजदूर वगैरह को, लेबर वगैरह को, तो आपको मिनिमम इतना पैसा देना ही पड़ेगा। तो मिनिमम वेजेस एक्ट की आपको परफॉर्मेंस ऑडिट करनी, तो आपको क्या क्या देखना पड़ेगा। तो भाई पहले तो मुझे मिनिमम वेजेस एक्ट वगैरह के बारे में खुद को नॉलेज होनी चाहिए, ऑडिटर को खुद को नॉलेज होनी चाहिए, खुद में दिमाग बनाना चाहिए। फिर मैं देखूंगा अच्छा अगर ये इतना जो पैसा दे रहे हैं वो स्टैंडर्ड और लिविंग के हिसाब से दे रहे हैं ना, कि भाई जहां पे रह रहा है बंदा महंगाई ज्यादा है, पता चला मिनिमम वेजेस बहुत कम दे रखी है कि मिनिमम वेजेस में दे रखा है 300 रुपए देने, पर असली में उस बंदे की स्टैंडर्ड लिविंग जो आपका है इन्वायरमेंट, वहाँ पे कम से कम 500 तो देने ही देने चाहिए उसको। तो वो मुझे देखना पड़ेगा, वो भी एवेल्यूएट करना पड़ेगा। अच्छा वो ठीक है। अब ना फाइनली जो पॉलिसी लगाई थी, तो पॉलिसी लगाने के पहले लेबर्स की क्या मतलब सिचुएशन थी, हालात थी, और पॉलिसी लगाने के बाद क्या इंप्रूवमेंट है। तो मैं लेबर एक्ट समझा, स्टैंडर्ड लिविंग के हिसाब से पैसा दे रहे हैं, दे रहे। पॉलिसी लगाने के पहले क्या हालात थी, लगाने के बाद क्या हालात है, प्लस अब फिर की मिनिमम वो ना बंदा जो भी है मतलब एंटिटी वो उस एक्ट को मान रही है नहीं मान रही है। जैसे पीएफ हर एक एम्प्लॉय के अकाउंट में, हर एक एम्प्लॉय जो भी आपके यहाँ जॉब कर रहा है उसका प्रोविडेंट फंड आपको खुलवा के प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा कराने पड़ेंगे, वो सब चीजें होती है ना कुछ सोशल सिक्योरिटी के लिए, क्या एंटिटी वो कर रही है नहीं कर रही है, तो मेरे को पीएफ के रिटर्न वगैरह ये सब भी चेक करने पड़ेंगे। तो ये सारी बेसिक चीजें पहले मुझे खुद को नॉलेज होनी चाहिए इंडस्ट्री, लेबर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के बारे में। फिर मैं देखूंगा कि जो भी स्टैंडर्ड एक्चुअल लेवल ऑफ कंपनसेशन है क्या पे लोकल लिविंग कंडीशन के हिसाब से है क्या, और पहले लगाने के पहले क्या हालात सिचुएशन थी, और लगाने के बाद क्या, बिफोर इम्प्लीमेंटेशन आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन। मुझे रिटर्न वगैरह देखने पड़ेंगे, जो भी रिटर्न वगैरह पीएफ ईएसआई वगैरह के जा रहे हैं वो सारे रिटर्न देखने पड़ेंगे। फिर हम देखूंगा कि असली में इफिशिएंसी इफेक्टिवनेस इकोनॉमी हो रही है या नहीं हो रही है। फिर मैं कोऑर्डिनेट करूंगा अलग अलग एजेंसी के साथ, लेबर डिपार्टमेंट के साथ, पीएफआई ईएसआई वगैरह के साथ, कि सब कुछ आपको भी सही लग रहा है नहीं लग रहा है। कोऑर्डिनेट करूंगा डिफरेंट एजेंसी का, लेबर, ईपीएफ, फीस। ठीक है, तो ये आईसीआई का एग्जाम्पल था जो मुझे लगता है आईसीआई क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ सकती है। ये इलस्ट्रेशन है आईसीआई का, जो आईसीआई क्वेश्चन में भी एक बार पूछ चुकी है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बना के। तो मैं तो हर बार इलस्ट्रेशन इसलिए कवर रखता हूँ भाई साहब बुक्स के अंदर, कब पता नहीं आईसीआई इलस्ट्रेशन को क्वेश्चन बना के पूछ ले, तो अपने यहाँ पे सब कुछ कवर। अगर आपको ऑडिट करनी है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की, तो इसके अंदर आपको देखना है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है अपना, उसके अंदर
कि जो भी आपको गवर्नमेंट को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने की कॉस्ट है एटलीस्ट उतनी तो रिकवर हो रही है नहीं हो रही है, आपको ये चेक करना है। अगर प्लस आपको ये देखना है कि जो भी सेल्स इंस्ट्रक्शन वगैरह इश्यू हो रहे हैं वो आप फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, मीटर जो बिल वगैरह आते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह वो इफिशिएंटली और इफेक्टिवली मैनेज हो रहा है नहीं हो रहा, आपको ये सारी चीजें चेक करनी है। ये सारी चीजें तो क्या है, ये ऑडिट क्या कहलाएगी भाई, ये परफॉर्मेंस ऑडिट कराएगी कि अपन को उसकी सारी परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं ना अपन कि भाई ये हो रहा है नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का पैसा रिकवर हो रहा है नहीं हो रहा, प्लांट हो रहा है नहीं हो रहा, तो ये परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं अपन इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की। कौन सी दो सैंपल ऑब्जर्वेशन होती है वो बताओ, और स्टेप्स आप क्या यूज लोगे। स्टेप्स तो जो अपन ने पढ़ी थी ना नीचे, ये स्टेप्स, ये रेफर द प्लानिंग ऑफ परफॉर्मेंस, ये वाली स्टेप्स बताएंगे। अब दो क्या ऑब्जर्वेशन हो सकती है परफॉर्मेंस ऑडिट के अंदर इस केस के अंदर, तो भाई अपन इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में देखेंगे कि बर्न किसी का मीटर जल गया था तो भी अपन टाइम से रिप्लेस नहीं कर पा रहे, नॉन रिप्लेसमेंट ऑफ ए डिफेक्टिव बर्न मीटर, इस डिफेक्टिव मीटर की वजह से 1% ऑफ रेवेन्यू अपना मिल ही नहीं पा रहा है, 1% ऑफ रेवेन्यू अपन को मिल ही नहीं पा रहा है, सॉरी 1% टोटल मीटर अपना डिफेक्टिव है। और अंडर चार्जिंग ऑफ मीटर रेंट, एक तो मीटर जल गया तो वो अपन रिप्लेस नहीं कर पाए, प्लस ना अपना अपना अपन असली के अंदर आना चाहिए था उसका रेंट, जो भी मीटर का जो भी रेंट है वो ज्यादा आना चाहिए था, पर अपन कम चार्ज के लिए कम रिकवर कर रही है यूजर से, इतना नुकसान है। तो कंपनी ने शॉर्ट चार्ज करा मीटर का रेंट 60 लाख फ्रॉम द 3 लाख कस्टमर, जिसकी 5 लाख की बिलिंग थी, ठीक है ना, मतलब 5 लाख बिल्स, ठीक है। तो ये भी अपना हो गया, ये दो ऑब्जर्वेशन हो गए, प्लानिंग हो गया। ये बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि परफॉर्मेंस ऑडिट का मतलब होता है सारे एक्सपेंस चेक करना कि वो एक्सपेंस पीसीसी हुए या नहीं हुए, ये होता है क्या परफॉर्मेंस ऑडिट का मतलब। मेरे को तो लगा था ये प्रोप्राइटरी ऑडिट का मतलब होता है, गलत है ना। तो यही तो अपन को बताना है कि ऑडिट रिपोर्ट जो सबमिट करी ना तो सीएनडीजी ने रिजेक्ट ही कर दी, तो सीएनडीजी ने बिल्कुल सही करा भाई, परफॉर्मेंस ऑडिट का मतलब ये होता है क्या गधे सर कुछ ऑडिट करके आ गए, ऑडिटर बेवकूफ से करके आ गए, उनको एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस इकोनॉमी चेक करनी थी, वो पीसीसी चेक करके आ गए प्रोप्राइटरी वाली चीज की, गधे कहीं के। तो एक्सपेंस चेक करना है, कोई परफॉर्मेंस ऑडिट नहीं होती है। परफॉर्मेंस ऑडिट का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट असिस्ट करना गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन को ताकि पीडीसी अचीव हो भाई, पीडीसी पब्लिक अकाउंटेबिलिटी डिसीजन मेकिंग को करेक्टिव एक्शन पब्लिक अकाउंटेबिलिटी वगैरह वो चेक करनी चाहिए जो सीएनडीजी करती है जनरली। तो इसमें इफिशिएंसी इफेक्टिवनेस इकोनॉमी अपन को चेक करनी होती है। तो इसमें रिजेक्शन जो इन्होंने करा है बिल्कुल सही करा है, रिजेक्शन बिल्कुल सही करा है, ये गलत है, ये ऐसा हो सकता है ना होता है, ठीक है सर। अपना लास्ट टॉपिक है सर ऑडिट रिपोर्ट सीएनडीजी का। ऑडिट रिपोर्ट सीएनडीजी की ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है, ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द सीएनडीजी, कंटेंट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट प्रेजेंटेड बाय द सीएनडीजी। जो सीएनडीजी जो ऑडिट रिपोर्ट प्रेजेंट कर रही है ना उसका क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, इसका कंटेंट होना चाहिए गार, इसका कंटेंट क्या होना चाहिए गार। ये गार अगर तुमको याद करना हो तो डीटी के अंदर होगा, डायरेक्ट टेक्स्ट तुमने पढ़ी कितनी पढ़ी मुझे नहीं पता, उसके अंदर जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, तो वो वाला गार, वो गार। तो उसके अंदर कुछ भी नहीं है गार के अंदर। आप जब ऑडिट रिपोर्ट प्रेजेंट करो तो किस कैसे कंटेंट आपको रखना है उसके अंदर, पहले आपको बताना पड़ेगा इंट्रोडक्शन ऑफ जनरल रिव्यू। मैंने जनरल रिव्यू करा था ऊपर ऊपर से जनरल रिव्यू, तब क्या आया, फिर उसके बाद जीए अप्रेस करा था मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली, पहले मैंने जनरली चेक करा फिर कॉम्प्रिहेंसिवली चेक करा, तो दोनों के रिजल्ट बताने की जनरल रिव्यू का क्या रिजल्ट आया था मेरा, फिर मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली चेक करा तो उसका मेरा क्या रिजल्ट आया। तो जनरल रिव्यू का मेरा इंट्रोडक्शन मुझे देना पड़ेगा, गवर्नमेंट कंपनी वगैरह क्या मेरा जनरल रिव्यू का क्या रिजल्ट था, फिर कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल जब मैंने करा था ऑडिट बोर्ड ने तब उसका क्या रिजल्ट आया जीए, फिर ऑडिटर का वापस रिव्यू, जो भी असली कंपनी का ऑडिटर था, मतलब एक कंपनी ऑडिट कर रहे हैं उसके बाद कंपनी का ऑडिटर जिसने एक सीएनडीजी ने, तो सीएनडीजी ने किसी ऑडिटर को अपॉइंट करा होगा, ऑडिटर कौन था, ऑडिटर कौन था, उस ऑडिटर के बारे में भी तो बताओ बोर्ड को, मतलब प्रेसिडेंट वगैरह को फलान डिगरा को। तो ऑडिटर का क्या था, उसका एक रिज्यूम दो कि हाँ भाई ये ऑडिटर था, ये फाइनल ऑडिट करके आया है। तो रिज्यूम ऑफ कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट सबमिटेड, ठीक है। कंपनी ऑडिटर के बारे में बताओ प्लस कंपनी ऑडिटर ने क्या रिपोर्ट सबमिट करी वो भी बताना, दोनों बता देना। जी जनरल रिव्यू, ए से अप्रेजल मतलब कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल, ए वापस ऑडिटर का रिज्यूम, कंपनी ऑडिटर का रिज्यूम, आर से रिजल्ट, वो उन ऑडिट अंडरटेकिंग का रिजल्ट जो अप्रेजल नहीं करा बोर्ड ने, मतलब कोई ऐसी एंटिटी जिनका अप्रेजल ऑडिट बोर्ड ने नहीं करा है उन एंटिटी का क्या रिजल्ट है, रिजल्ट आप उन एंटिटी का रिजल्ट भी बताना है। आर से रिजल्ट हो गया। अब ये कुछ ही नहीं, कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स के अंदर सीएनडीजी सेपरेट रिपोर्ट देता है, कुछ स्पेसिफिक स्टेट के अंदर सीएनडीजी सेपरेट रिपोर्ट देता है, पर कुछ स्टेट के अंदर वो एक साथ जो मेन रिपोर्ट होती है ना उसी के साथ, जो मेन कंपनी ऑडिट की रिपोर्ट होती है ना उसी के साथ ये सीएनडीजी की रिपोर्ट भी दे देता है, ठीक है। वो तो चलो सर ये अपना चैप्टर हो गया है
अब ना आपको अगर ये बुक आपने देख ही ली होगी, ये 530 पेज के अंदर सब कुछ क्वेश्चन आंसर सब कुछ कवर है, बिल्कुल चार्ट टेबल फॉर्म में। आपको मैं नीचे लिंक दे दूंगा, परचेस करनी है तो यूट्यूब चैनल यहाँ से सब्सक्राइब कर लेना। कुछ इनोवेटिव ट्रिक्स नेमोनिक्स वाली वीडियो एक अलग से बहुत आने वाली है, वो आपको मिल जाएगी, वो यहाँ से सब्सक्राइब करना है यूट्यूब पे। टेलीग्राम चैनल पे मैं नीचे आपको नोट्स लिंक दे दूंगा, जिसमें मैं आपको बहुत सारे नोट्स वगैरह फ्री में बांटता रहता हूँ, बिल्कुल यूं ही दिलदार आदमी बांटता रहता हूँ मैं तो आपको अगर वो नोट्स वगैरह फ्री वाले चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे जाके आप उठा सकते हो, मैंने बहुत सारी चीज़ दे सकती है वहाँ पे। तो डन सर जी, ना चैप्टर हो गया है, अब यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो, नेक्स्ट लेक्चर भी आपको फटाफट मिल भी जाएगा। चलो ओके टाटा बाय, बस।